नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। टेम्परेचर ना नॉर्मल कर देना, गर्म हो गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाय एवरीबॉडी, नमस्ते 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 बेटा नमस्ते। एक बारी मुझे पहले बेटा बता दो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, क्या मैं आपको क्लियरली दिखाई दे रही हूँ और सुनाई दे रही हूँ? नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को नजर आ रही हैं क्या? प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज है लेक्चर नंबर 12। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक थम्स अप या दिल बना दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हम शुरू करेंगे बेटा आज का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स लेक्चर नंबर 12, लेकिन हमारा 7 का लेक्चर नंबर 3 है ना? यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह क्लास लगाई है और आज का टॉपिक है बेटा न्यूरल टिश्यू को हमें कंप्लीट करना है। हालांकि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें जो उस डायग्राम से रिलेटेड बची हुई थी बेटा उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड देन बेटा हम फ्रॉग को स्टार्ट करेंगे। आपके बेटा अकॉर्डिंग टू द प्लानर ही हमें चलना है, लेक्चर प्लानर, एंड लेक्चर प्लानर के अकॉर्डिंग जो टेस्ट सिलेबस भी आपके डिफाइंड होते हैं, जो टेस्ट पेपर्स भी बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग बेटा फ्रॉग पहले दिया हुआ है, तो हम आज फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले हम बेटा करेंगे पिछली क्लास का क्विक रिवीजन, और पिछली क्लास का क्विक रिवीजन एक बारी फटाफट से करते हैं। एंड यस, आप लोगों के कमेंट सेक्शन में मैंने देख लिया था, आप लोगों ने कहा था इसकी क्लिप्स को अलग से कटवा के आप लोगों को प्रोवाइड करनी है, तो मैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस को अलग से कट करवा के प्रोवाइड करवा दूंगी, उसकी टेंशन मत लो। सबसे पहले बेटा एक बारी आप अपनी किताबों को बंद कीजिए, नोटबुक को बंद कीजिए, और एक बारी बेटा रिवाइज कीजिए मेरे साथ में। नोटबुक्स बंद कर लो और एक बारी देखो कि कितना याद आ रहा है, ठीक है? किताब को बंद करो और एक बारी बेटा फटाफट से शुरू करेंगे समाप्ति एक्सप्रेस। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे। हमने बेटा जो 3 टाइप के मसल्स पढ़े, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, उसके कुछ पॉइंट्स हमने रिवाइज किए थे। जैसे हमने कहा था हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है मैम, स्केलेटल मसल्स हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम में होती है। हमने सोचा और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। स्मूथ मसल्स जो होती है हमारी इन वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम में होती है। हम केवल सोच के कंट्रोल नहीं कर, सोच के ही कॉन्ट्रैक्शंस नहीं कर पाते, सो दैट इज इन वॉलेंट्री। Whereas your cardiac muscle fibers और cardiac muscle is also involuntary, वो भी बेटा आपने सोचा और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आपकी मर्जी से, वैसे नहीं होगा। सो स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री, स्मूथ इनवॉलेंट्री, कार्डियक मसल्स जो थे बेटा वो भी इनवॉलेंट्री थे। फिर हमने कहा था ब्लड सप्लाई की बात, राइट? हमने कहा था कि स्केलेटल मसल्स में बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, स्मूथ मसल्स में थोड़ी लेस ब्लड सप्लाई होती है, लो ब्लड सप्लाई होती है, कार्डियक मसल्स में अबंडेंट ब्लड सप्लाई होती है। और ये आप रिलेट भी कर सकते हो भाई, जो कॉन्ट्रैक्शंस दिखते हैं बेटा, अगर आप स्केलेटल मसल्स को देखते हो वो फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करती है, स्मूथ मसल्स को देखते हो वो स्लो कॉन्ट्रैक्शंस करती है, कार्डियक मसल्स फाइबर को देखते हो तो आप फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस करती है, बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शंस करती है। और यही प्रॉपर्टी को फिर हमने रिलेट किया था फैटीग से, एक्सेप्ट कार्डियक मसल्स। हमने कहा था बेटा स्केलेटल मसल्स फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, इसीलिए वो इजीली फैटीग हो जाती है ना, वो जल्दी थक जाती है। स्मूथ मसल फाइबर स्लो कॉन्ट्रैक्शंस करती है तो धीरे धीरे थकेगी। कार्डियक मसल फाइबर अबंडेंट ब्लड सप्लाई, अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, सो दे कॉन्ट्रैक्ट द फास्टेस्ट, बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करी, बट नेवर गेट फैटीग, नेवर गेट फटीग। फिर हमने बेटा कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। कार्डियक मसल फाइबर ओनली इन योर हार्ट, स्मूथ मसल फाइबर बड़ी सारी जगह पे होते हैं बेटा, जैसे इरिडियल मसल्स आंखों में होती है, आइरिस मसल्स आपकी बेटा स्टमक में हो गई, आपकी इंटेस्टाइन में हो गई, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में हो गई, आपकी क्या बोलते हैं यूट्रस में हो गई, बहुत सारी जगह पे बेटा आप स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल पढ़ते हो। फिर जब आप स्केलेटल मसल्स देखते हो तो आपकी जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल्स है, जैसे आप बाइसेप्स बोलते हो, ट्राइसेप्स बोलते हो, ये कहाँ की मसल्स है बेटा? ये आपकी फोर लिम्ब की मसल्स है, तो फोर लिम्स या हैंड लिम्ब की मसल्स। इनफैक्ट स्केलेटल मसल्स आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटल बोन्स, और टेंडन्स की मदद से बेटा ये स्केलेटल मसल्स अटैच होती है, और इसी से तो आप बेटा बड़ी अच्छी तरीके से मूवमेंट कर पाते हो, राइट? डन 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 डन, यस एवरीबॉडी,
क्विक रिवीजन ऑफ बेटा, हमने मसल्स वाला पार्ट तो कर लिया, बट फिर हमने शुरू किया था न्यूरल टिश्यू या फिर जिसे बोलते हैं नर्वस टिश्यू। एक बार इसको भी बेटा फटाफट से रिवाइज करते हैं। न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू जो होता है बेटा, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको हमने दो पार्ट्स में पढ़ा कि मैम इसका एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं और एक पार्ट होता है मैम जिसे हम न्यूरोग्लियल सेल्स बोलते हैं। इन दोनों में बेटा हमने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे थे। जैसे हमने न्यूरॉन के बारे में लिखा कि ये पूरे न्यूरल टिश्यू की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी होती है, एक्साइटेबल सेल्स होती है। एक्साइटेबल, हम बेटा न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ते भी तो ऐसे ही है। इट शोज द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द स्टिमुलस। क्या अर्थ है बेटा इसका, क्या मतलब है इसका? कोई स्टिमुलस दिया आपने तो न्यूरॉन्स बहुत ही, आप देखोगे जो बॉडी के रिस्पॉन्सेस होते हैं वो आपके इसी न्यूरल टिश्यू से तो कंट्रोल होते हैं बेटा मेजरली, है ना। और इसमें न्यूरॉन्स आप पढ़ते हो कि एक्साइटेबल है, मतलब इसको स्टिमुलस दिया तो इसमें बेटा वो वाली मैकेनिज्म होगी, वो चार्ज चेंज हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगी, मतलब रिएक्शन शो करेगा स्टिमुलस के प्रति। तो ये एक्साइटेबल सेल है। सिर्फ एक्साइटेबल नहीं होता बेटा, इसमें कंडक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है। जो हमने न्यूरॉन बनाया था, हमने देखा कि हम जब किसी एक पॉइंट पे स्टिमुलस देते हैं और इसमें एक्साइटेशन होती है, बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, चार्जेस चेंज होते हैं, जिसकी पूरी डिटेल मैकेनिज्म न्यूरल वाले चैप्टर में है। तो सिर्फ वो एक्साइटेशन मतलब स्टार्ट नहीं होती, बल्कि वो पूरे न्यूरॉन में अंत तक ट्रैवल भी करती है, जिसे बोला जाता है कंडक्शन। सो कंडक्शन की भी प्रॉपर्टी होती है। और सिर्फ कंडक्शन ही नहीं मैम, बल्कि अगले न्यूरॉन में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी कर सकती है। उसे हमने बोला था ट्रांसमिशन। किसकी मदद से करती है वो तो हम देखेंगे। तो एक्साइटेबल हो गई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हो गई, कंडक्शन की प्रॉपर्टी हो गई, ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टी हो गई। ये सारे आपने न्यूरॉन से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकैरियन या साइटोन। ये एक ही चीज के नाम है। सेल बॉडी को ही साइटोन बोला, उसको ही सोमा बोला, उसी को पेरिकैरियन बोला। दूसरा पार्ट डेंड्राइट्स और तीसरा पार्ट बेटा एक्सॉन। उसी के डायग्राम से कंटिन्यू करेंगे, बट इसके साथ में आपने पढ़े बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स। मैम देखो सारा काम तो आपने न्यूरॉन का बता दिया, फिर न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है बेटा। एक तो इसके बारे में एनसीईआरटी ने जो डेटा दिया है कि इट मेक्स अप मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोर देन 50% वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इकलौता न्यूरोग्लियल सेल बनाता है। 50% से ज्यादा सपोर्ट कर रही है आपके न्यूरॉन्स को, न्यूरॉन्स के बीच बीच में प्रेजेंट है, पैकेजिंग कर रहा है न्यूरॉन्स की। कैसी पैकेजिंग कर रहे हैं? जैसे तुम गिफ्ट को पैक करते हो गिफ्ट पेपर से, अभी तुम न्यूरॉन्स की भी पैकेजिंग देखोगे बेटा। लिपिड की बनी हुई एक लेयर जिसे माइलिन शीथ बोलते हैं, हमने लास्ट क्लास में बनाया नहीं था, आज बनाएंगे। एक्सॉन के ऊपर बेटा उसकी पैकिंग करता है ये न्यूरोग्लियल सेल। हालांकि बहुत सारे टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, बट आपके मतलब के सिर्फ 2 ही हैं जो आपसे पूछे जाएंगे नीट में, श्वान सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। These 2 cells are given in your NCERT examples of neuroglial cell। दोनों का काम होता है बेटा माइलिन शीथ बनाना। माइलिन कहां है अभी डायग्राम में देखेंगे। माइलिन शीथ को बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, बस बनाने की जगह अलग है। जगह मतलब अगर आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा तो माइलिन शीथ बनाता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेटा तो माइलिन शीथ बनाता है आपका श्वान सेल। न्यूरॉन के ऊपर ही बनाएगा, बट न्यूरॉन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तो आपके श्वान सेल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। यहां तक बेटा कोई दुख दर्द या समस्या? क्योंकि हमने पिछली क्लास में एग्जैक्टली यही डायग्राम बनाया था, तो मैं एग्जैक्टली यही डायग्राम लेके आई हूं ताकि आप जब आज इसमें लेबलिंग ऐड करो तो आपको बेटा कंफ्यूजन ना हो। आप इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए, ये भी रिवीजन का पार्ट है। एक है सेल बॉडी, फिर है बेटा कई सारी डेंड्राइट्स, मल्टीपल डेंड्राइट्स, एक सिंगल लंबी एक्सटेंशन बेटा जो सेल बॉडी से निकली हुई है जिसे एक्सॉन बोलते हैं। डेंड्राइट्स हमने लेबल कर लिया और हमने बोला भाई ये छोटी छोटी साइटोप्लाज्म की ही ब्रांचेस होती है जो सेल बॉडी से निकली होती है। सेल बॉडी में सेंटर पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, चारों ओर बेटा साइटोप्लाज्म दिख रहा है, और भी सेल ऑर्गेनेलीज दिखती हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखती है जो आज हम लेबल करेंगे निसल्स ग्रैन्यूल। लिखूंगी मैं, पेशेंस रखो थोड़ा। लेकिन मैम इससे निकली हुई एक लंबी जो आपने मैम साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन बनाई है, ब्रांच बनाई है, इसे क्या बोला? एक्सॉन।
लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन फ्रॉम सेल बॉडी। अरे भाई एक्सॉन बोला तो एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलोगे? एक्सोलेमा, जैसे प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सोलेमा, एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म। और फिर मैम ये एक्सॉन जाके ऐसे ब्रांच कर जाता है, ये न्यूरॉन की एंडिंग है मैम, ये नर्व एंडिंग है और इसे टीलोडेंड्राइट्स भी बोलते हैं। टीलोडेंड्राइट्स एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इसे एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हैं। और जब मैम इस एक्सॉन टर्मिनल को हम देखते हैं तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इनमें मैम ऐसे बल्ब्स हमें दिख रहे हैं, कुछ कुछ गोले दिख रहे हैं, ऐसे कुछ कुछ ऐसे बल्ब्स दिख रहे हैं जैसे मानो इसमें बल्ब्स लगा दिए हैं। इसे बोला जाता है बेटा साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब बोलने का कारण भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, क्योंकि ये दूसरे न्यूरॉन के साथ ना बेटा साइनेप्स बनाएगा। जंक्शन को साइनेप्स बोलते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शंस को। ये साइनेप्स की डेफिनेशन यहां नहीं लिखनी है, पर ये बोला क्यों है बेटा, ये आपको जानना जरूरी है कि साइनेप्टिक वर्ड कहां से आया। साइनेप्टिक नॉब ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है और मैम इसी के अंदर तो वो सामान भरा है जिसकी मदद से न्यूरॉन कम्युनिकेट करती है। हम तो बातें कर लेते हैं, चैट्स कर लेते हैं, न्यूरॉन तो ऐसा नहीं कर सकती। न्यूरॉन को अगर इंफॉर्मेशन देना है तो मैम कुछ तो होना चाहिए इसके पास कम्युनिकेशन के लिए। तो इन साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर आपको जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें साइनेप्टिक वेसिकल्स बोलते हैं। और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर आपको जो हरे रंग के बेटा केमिकल्स दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के केमिकल्स, इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। हमने न्यूरोट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन, रिलेट करो थोड़ा बेटा, रटो मत, रिलेट करो थोड़ा। मैंने आपको क्या समझाया था, ट्रांसमिशन और कंडक्शन में फर्क होता है। कंडक्शन जैसे आपने बेटा सिमुलस दिया और एक न्यूरॉन में पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेटा वो कंडक्शन जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट हुआ, इस पॉइंट को लिखेंगे भी हम, वो पूरे न्यूरॉन के अंत तक जो ट्रैवल कर रहे हैं ना बेटा, उसे कहते हैं ट्रांसमिशन, सॉरी उसे कहते हैं कंडक्शन, उसे कहते हैं कंडक्शन। पूरे अंत तक जो ट्रैवल कर रहा है उसे कहते हैं कंडक्शन। और जैसे अंत तक ट्रैवल करता है ना बेटा, फिर अल्टीमेटली वो इन केमिकल्स को रिलीज करेगा, केमिकल को रिलीज करके दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देगा, उसे कहते हैं ट्रांसमिशन। इसीलिए तो इन केमिकल्स को ट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन्स में वो केमिकल्स जो ट्रांसमिशन का काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। हमने रिवाइज कर लिया है बेटा पिछली क्लास का कंप्लीट। अगर रिवीजन डन हो गया, समाप्ति एक्सप्रेस खत्म हो चुकी है, अब हम बेटा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फुल बेटा अटेंशन आप लोगों की चाहिए, बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे। जो 2-4 पॉइंट्स इससे रिलेटेड बचे हुए हैं हम बेटा क्विकली, आप लोगों को रिवाइज हुआ बेटा, अच्छी तरीके से रिवाइज हो गया जितना भी कुछ हमने पढ़ा था, फटाफट क्विक रिवीजन हुई आप लोगों की? यस, बहुत शानदार बेटा, वेरी वेरी नाइस, बहुत शानदार। अब बेटा हम कुछ कुछ पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड बचे हुए थे उसको एक बारी कवर करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बेटा बनाने जा रहे हैं, 2016 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैम हमारी जो सेल बॉडी होती है ना, उस पे आपको कुछ ऐसे ना ग्रैन्यूल्स दिखेंगे ऐसे, लेकिन मैम सिर्फ वो सेल बॉडी पे नहीं दिखती, वो ग्रैन्यूल्स सिर्फ सेल बॉडी पे नहीं दिखती बल्कि डेंड्राइट्स में भी दिखती है, वो डेंड्राइट्स में भी दिखती है, बट एक्सॉन में नहीं दिखती, बट एक्सॉन में नहीं दिखती। अब बेटा मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करो, ये एग्जैक्ट डायग्राम बनाया था तो आपको लिखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? तो ये जो ग्रैन्यूल्स मैम आपने बनाए ना, जो सेल बॉडी में बनाए हुए हैं और जो डेंड्राइट्स में बनाए हुए हैं मैम, इनका क्या नाम होता है बेटा? इनका नाम होता है बेटा निसेल्स ग्रैन्यूल। इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? इन्हें बोला जाता है निसेल्स ग्रैन्यूल। होते क्या है मैम ये निसेल्स ग्रैन्यूल? बेटा निसेल्स ग्रैन्यूल दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जैसे आप सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ते हो ना बेटा, वैसे ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम along with some more राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे आप RER बोलते हो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बेटा बनता है आपका निसेल्स ग्रैन्यूल। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक्सॉन में आपको नहीं दिख रहा है, मैंने एक्सॉन में नहीं बनाया है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ सेल बॉडी और डेंड्राइट में दिख रहा है। दूसरा आपको पता होना चाहिए ये किससे बना है। सो पहला हम यहाँ पे पॉइंट लिख रहे हैं। अगर बेटा आपके पास स्पेस नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, इस डायग्राम के नीचे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके आप लिख सकते हो, बिना हेडिंग डाले भी आप पॉइंट में बेटा लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग
इन चीजों को किया करो, है ना। आप समझदार हो, अगर कभी कभी बेटा आपको लग रहा है आपके डायग्राम में स्पेस नहीं है तो आप खुद से नीचे लिख सकते हो, कोई लोड नहीं लेना कि मैम मेरे पास जगह नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, नीचे डायग्राम के लिख लो, आपके पास काफी स्पेस होगी, ठीक है। प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। अब जैसे मेरे पास भी स्पेस नहीं है तो मैं क्या करूंगी, जब मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगी बेटा आगे जाके, तो मैं क्या करूंगी, इसके बारे में लिख दूंगी कि ये बना होता है रफ एंड, या फिर मैं यहां पे भी बेटा कहीं एडजस्ट कर सकती हूं, नहीं यहां पे नहीं एडजस्ट कर सकती, डायग्राम में थोड़ा कचरा हो जाएगा। मैं क्या करूंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे ना, क्योंकि अभी हमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे माइलिन के बारे में लिखना होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में लिखना होगा, ये जो ट्रांसमिशन वाला मैं बता रही थी इसके बारे में लिखना होगा, तो हमें एनीवे बेटा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखना है, तो हम वहां पे लिख लेंगे। सो दिस इज प्रेजेंट इन सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। और ये किसका बना होता है बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स, हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। और बेटा आप खुद मुझे एक चीज बताओ ना, राइबोसोम्स है, क्या फंक्शन कर रहा होगा ये सेल बॉडी के लिए या आपके पूरे न्यूरॉन के लिए, फंक्शन क्या कर रहा होगा? क्योंकि 2016 में जब ये क्वेश्चन आया था तो इसके फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन था कि भाई ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम का बना है, तो हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये आपके न्यूरॉन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। क्या करेगा बेटा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। ये दोनों पॉइंट्स हम लास्ट में लिखेंगे। यहां तक किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम, ये एक्सॉन में नहीं है, ठीक है मैम, यहां तक मामला क्लियर हो गया। अब आप कह रहे थे कि मैम इनकी पैकेजिंग होती है, भाई जरूरी नहीं है। पहली बात, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ हो, हर न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती है मैम। हम न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ते भी है मैम, न्यूरॉन तो माइलिनेटेड वाले भी हो सकते हैं, नॉन माइलिनेटेड वाले भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माइलिन शीथ होगी ही होगी। बट अगर होगी तो कैसी होगी बेटा, उसको जरा देखते हैं, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। होगी तो कैसे होगी बेटा, उसको जरा देखते हैं। तो बेटा जब हम माइलिन शीथ बनाते हैं ना, तो हम ऐसे करके बना तो देते हैं, और बच्चे ना इसको याद भी ऐसे ही रख लेते हैं कि ऐसी होती होगी शायद। अभी मैं बताती हूं, जैसे मैं ये येलो कलर से जो बना रही हूं, ये क्या है, आपकी माइलिन शीथ। क्योंकि हम न्यूरॉन का एक सेक्शन बना रहे हैं, तो बच्चों को अक्सर लगता है माइलिन ऐसी है। इमेजिन करना, ये एक्सॉन है, तो बच्चे ऐसे इमेजिन करने लगते हैं ये माइलिन। बताना मुझे अभी तक भी कितने लोगों को ऐसा लगता था, हाँ ये ऐसे माइलिन बनाते हैं, ऐसे, फिर एक गैप रख दिया, फिर ऐसे माइलिन बनाते हैं। एक्चुअल में माइलिन ऐसी नहीं होती है बेटा, वो तो सेक्शन बना रहे हैं। माइलिन पूरी रैप्ड होती है, पूरी कवर्ड होती है, ऐसे एक्सॉन के ऊपर, पूरी एक्सॉन के ऊपर कवर्ड है, ऐसे रैप्ड। फिर एक गैप आ गया, कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, फिर एक गैप आ गया, फिर माइलिन शीथ आपको दिख रही है, फिर एक गैप आ गया, फिर माइलिन शीथ आपको दिख रही है। देखो कितने सारे बच्चे कह रहे हैं ना, मुझे, ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि हम बनाते ही ऐसे हैं, हम कभी उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि माइलिन ऐसी नहीं है भाई, माइलिन कवर्ड है। पैकेजिंग कर रहे हो, गिफ्ट को इमेजिन करो ना, चलो कम से कम एक नई चीज तुम्हें पता चली, है ना। तो माइलिन इज कवर्ड लाइक दिस बेटा, बिकॉज हम इसका सेक्शन बना रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसी दिखती है भाई। और ऐसे तो हो भी नहीं सकती यार, कैसी बातें कर रहे हो। वायर्स को इमेजिन करो ना, माइलिन का काम ना बिल्कुल ऐसे जैसे वायर की पैकेजिंग होती है ना, वायर्स जो तुम इलेक्ट्रिकल वायर्स देखते हो, तो उसके ऊपर जो ये रैपिंग होती है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। उसको टच कर रहे हो तो झटका नहीं लग रहा, उसके ऊपर की कवरिंग को खोल दो, छुओ तो झटका लग जाएगा, है ना। तो यहां पे मैं कह रही हूं कि ये तुमने जो पीले रंग की लेयर बनाई है, ये ऐसी ऐसी है बेटा, ऐसी ऐसी, पर पूरे न्यूरॉन के एक्सॉन में पूरी कवर्ड नहीं है मैम। मैम एक जगह पे कवर्ड है, फिर गैप है, फिर एक जगह पे कवर्ड है, फिर गैप है। पहले इसका नाम लिखते हैं बेटा, इसका नाम क्या है मैम, इसका नाम है माइलिन शीथ, जो कि बेटा अभी हमने पढ़ा कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होगा न्यूरॉन तो ओलिगोडेंड्रोसाइट इसे बनाएगा, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होगा तो मैम कौन बनाएगा, श्वान सेल इसे बनाएगा, है ना। काम क्या होता है इस माइलिन शीथ का, प्रेजेंट क्यों होती है मैम, डिटेल्ड वर्जन इन दैट चैप्टर, बट यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूं। देखो जो भी माइलिन शीथ है वो लिपिड की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है बेटा, ये लिपिड्स, कात्यानी बेटा बिल्कुल सही। ये किसकी बनी हुई है बेटा, ये लिपिड्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ये लिपिड्स की बनी हुई है। ये बिल्कुल इंसुलेशन का काम करती है, इंसुलेटर
या इंसुलेशन। मतलब कि बेटा जो भी तुम अभी पढ़ रहे हो ना कि कंडक्शन हो रहा है, आपने अभी पढ़ा ना कि न्यूरॉन्स को हम स्टिमुलस देते हैं तो न्यूरॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है मैम, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है मैम, जो न्यूरॉन में एंड तक ट्रैवल करता है, पढ़ते हैं ना, न्यूरॉन में एंड तक ट्रैवल करता है। बट ध्यान रखिए आगे जब इस चीज को आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आप देखेंगे कभी भी वो जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जो आगे कंडक्ट हो रहा है बेटा, वो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, जहां जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है वहां वहां कभी भी कंडक्शन नहीं होता, फ्री कंडक्शन नहीं होता। कंडक्शन सिर्फ वही हो सकता है जहां इंसुलेशन नहीं है। देखो ना, जहां से तार कटी हुई है, जहां से तार कटी हुई है वहीं पे फ्री कंडक्शन होगा, उसको छूओगे तो झटका लगेगा, जैसे आप वायर्स के केस में बोलते हो। और ये जो बेटा आपको गैप्स दिख रही है, इन्हीं को बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। सो माइलिन शीथ इज बेसिकली अ लिपिड रिच शीथ acting as an insulator where free conduction will not take place. समझ आई बात? But in between myelin sheath कुछ गैप्स होते हैं मैम, उन गैप्स को बोला जाता है नोड्स ऑफ रैनवियर। और नोड्स ऑफ रैनवियर में क्योंकि माइलिन नहीं है तो वहां फ्री कंडक्शन होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? आप सब जो बेटा बहुत सारे ज्ञान दे रहे हो, वो वाला जंपिंग कंडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन, बिल्कुल सही दे रहे हो। बट बेटा अभी आप में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्होंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो हम वो वाली बात यहां पे नहीं करेंगे, वो वाली बात हम उसी चैप्टर में करेंगे। ठीक है बेटा जी? यस एवरीवन, इसको फटाफट से बेटा लिखते हैं। पहले माइलिन शीथ के बेटा रिस्पेक्ट में 2-3 बातें हम लिख लें क्या? तो माइलिन शीथ के बारे में मैम एक बात तो आप ये लिखो, एक बात तो आप ये लिखो, लिपिड रिच शीथ। शीथ का मतलब क्या होता है बेटा? शीथ का मतलब होता है लेयर, कवर। लिपिड रिच शीथ, शीथ का मतलब होता है बेटा कवर। ठीक है? क्या करती है मैम? इट्स अ, पहले तो ये लिखो, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस लेयर। अरे भाई पहले तो ये लिखो बेटा, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस लेयर, discontinuous layer act as insulator, act as insulator। ठीक है? act as insulator। वेरी गुड कनू, वेरी गुड यार, वेरी नाइस। free conduction across this not possible। आप कभी भी बेटा कोई डायग्राम बेस्ड चीजें पढ़ते हैं ना, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी डायग्राम बेस्ड चीजें पढ़नी है। जब भी आप डायग्राम बेस्ड कोई भी चीजें पढ़ते हैं ना, ओ अभी ग्लास गिर जाता बेटा, तो आप कोशिश किया कीजिए कि डायग्राम में मैक्सिमम चीजें नोट कर लें, आपके डायग्राम में ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। लास्ट में आपको पॉइंट्स 2-3 अगर बच जाते हैं तो उसे लिख लिया कीजिए, कोशिश हमेशा ये करना। ह्यूमन फिजियोलॉजी अभी पढ़ेंगे, कितने सारे बेटा हमें डायग्राम्स बनाने हैं। अब बेटा हम ये क्या करेंगे, ये जो गैप्स दिख रहे हैं हमें, इन गैप्स को मैम ने क्या बोला? इन गैप्स को मैम ने बोला नोड्स ऑफ रैनवियर। इन गैप्स को मैम ने क्या बोला? नोड्स ऑफ रैनवियर। तो बस इसके बारे में एक पॉइंट लिख लो, gaps between adjacent myelin, gaps between adjacent myelin। adjacent का क्या मतलब होता है बेटा? अगल बगल के माइलिन, अगल बगल के माइलिन के बीच का जो गैप है, अगल बगल के माइलिन के बीच का जो गैप है उसे आप नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हैं बेटा। अगल बगल के माइलिन के बीच का गैप, इसमें होती है फ्री कंडक्शन, दैट्स ऑल। फ्री कंडक्शन पॉसिबल। हमने बेटा, मैं पहले ही आपको बता रही हूं, न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर कर लिया है, तो जब हम न्यूरॉन वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप बेटा ये सारी चीजों का, इस सारी चीजों को रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि हमारा जो न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर है वो हमने यहीं पे कवर कर लिया है। आधा अधूरा तो न्यूरॉन नहीं बनाते ना बेटा, जहां न्यूरॉन पढ़ रहे हैं वही न्यूरॉन के बारे में सारी चीजें करेंगे। एक बच्चा कह रहा है बेटा कि
इंसुलेटर का क्या मतलब है? इंसुलेशन का मतलब है बेटा वहां पे आपको कंडक्शन नहीं दिखेगी, वहां चार्ज आपको दिखेगा, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। आप आगे पढ़ेंगे इस चीज को न्यूरल वाले चैप्टर में, कोई कंडक्शन नहीं होती है क्योंकि वहां तुमने कवर कर दिया है, जैसे तारों के ऊपर कवर करते हो ना इंसुलेशन, वैसे ही। ठीक है बेटा, हो गया तो बेटा एक बारी डन 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 कर दो, थम्स अप दे दो। राजकुमार कह रहे हैं मैम इंफॉर्मेशन आगे कैसे जाएगी अगर माइलिन शीट है? भाई माइलिन शीट तो है, इसीलिए तो नेचर को तुम जो हल्के में लेते हो ना बेटा, नेचर बड़ा हल्के में ले लेते हो कि इवोल्यूशन पढ़ोगे तो समझ में आएगा नेचर कितनी समझदार है। वैसे नेचर इतनी समझदार है भाई कि बीच बीच में गैप दे दिया है ना कि भाई देखो माइलिन शीट के अक्रॉस मत करो, बट मैंने तुम्हारे लिए नोट्स ऑफ रैनवियर बना दिए, तुम्हें कंडक्शन करना है तो तुम नोट्स ऑफ रैनवियर से करते जाओ, तुम देखोगे इतना प्यारा कंडक्शन होता है, इतनी ब्यूटीफुल कंडक्शन होती है। जहां जहां नोट्स ऑफ रैनवियर है सिर्फ वहां वहां से कंडक्शन होती है। डन 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 एवरीबॉडी, आप लोगों ने नोट कर लिया है तो कुछ बेटा एक दो पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, डन 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 डन। हाँ, निसल्स ग्रैन्यूल के बारे में लास्ट में लिख रहे हैं ना, बिल्कुल सही, आप लोगों ने नोट कर लिया ना, पक्की बात। चलो बहुत शानदार बेटा, एकदम ना मन लगा के पढ़ो, बाकी किसी भी बेटा अदर चीजों पे आप ध्यान मत दो, ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो बेटा। एंड अननेसेसरी चैट्स, अननेसेसरी चीजों में आप इन्वॉल्व मत हो। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, समय बीतते देर नहीं लगती, आपका नीट एग्जाम आने में भी देर नहीं लगेगी बेटा, सो यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वेरी वेल बेटा। क्लास में बिल्कुल अटेंशन से पढ़ा करो, एकदम क्लास में याद करने की बेटा कोशिश किया करो, और इतनी बार रिवाइज होती है इन चीजें कि क्लास में लर्न हो जाए एकदम। इतनी बार रिवाइज कर लो, समाप्ति एक्सप्रेस, फिर मैम रिवाइज करा रही है, फिर एनसीईआरटी पढ़ा रही है, फिर क्वेश्चन करा रही है, कि भाई यहीं पे लर्न करके जाओ। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगी बेटा, जो मैंने आपसे कहा था, निसल्स ग्रैन्यूल किसकी बनी थी बेटा? मेड ऑफ, और मेरे साथ में फटाफट नोट करो, RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके साथ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? राइबोसोम्स। साथ क्या है बेटा इसके? राइबोसोम्स। कर क्या रही है मैम ये फंक्शन? अरे मैम नाम ही तो बता रहा है ये फंक्शन क्या करेगी। क्या करेगी मैम? ये फंक्शन क्या है इसका? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। फंक्शन क्या है मैम इसका? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, यस। और बेटा एक लास्ट न्यूरॉन से रिलेटेड एक जो पॉइंट है कि जब आप स्टिमुलस देते हो न्यूरॉन को तो कैसे कैसे कंडक्शन होता है, थोड़ा उसको हम एक फ्लो चार्ट में लिखेंगे। ठीक है, आपने दिया स्टिमुलस, व्हेन स्टिमुलस गिवन, स्टिमुलस से क्या होगा बेटा? आपने बोला था क्योंकि वो एक्साइटेबल सेल है तो एक्साइटेशन होगी, एक्साइटेशन होगी, और एक्साइटेशन का मतलब बायोलॉजी या जूलॉजी की भाषा में होता है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। चार्जेस चेंज हो रहे हैं ना बेटा, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएटेड। ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की मूवमेंट कैसे कैसे होती है मैम? ये इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस मैम जब क्रिएट होती है तो ये पूरे एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ट्रैवल करते हुए जाती है, पूरी एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रैवल करती है। तो इसको फ्लो चार्ट में ही लिखेंगे, डिस्टर्बेंस ट्रैवल, डिस्टर्बेंस ट्रैवल अक्रॉस
दी एक्सोलेमा, एक्सोलेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या करती है मैम, फिर एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है, फिर एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है, यस एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है। एक्सॉन टर्मिनल पे जाने के बाद मैम जब ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचती है तो मैम एक्सॉन टर्मिनल पे हैं आपके साइनेप्टिक नॉब्स। साइनेप्टिक नॉब्स के अंदर होते हैं मैम साइनॉप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर होते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही ये डिस्टरबेंस बेटा आपके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचती है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। एक चीज ध्यान रखिए बेटा, अगला न्यूरॉन स्टिमुलेट भी हो सकता है, अगला न्यूरॉन इनहिबिट भी हो सकता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। जब आप किसी को स्टिमुलस देते हैं ना बेटा, आप किसी इंसान की बात कर लो ना, आपने कैसा स्टिमुलस दिया उस पर उसका रिएक्शन डिपेंड करेगा। भाई वो आपने ऐसा स्टिमुलस दिया जिससे उसको गुस्सा आ रहा है तो उसका रिस्पॉन्स गुस्से वाला होगा, और अगर बेटा आपने ऐसा स्टिमुलस दिया है जो खुशी वाला है तो उसका रिस्पॉन्स खुशी वाला होगा। स्टिमुलस का नेचर क्या है, इंफॉर्मेशन कैसी आई है, इनपुट कैसा आया है, उस पर डिपेंड करता है रिएक्शन कैसा होगा। जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस बेटा ट्रैवल करती है क्रॉस एक्सोलेमा, लास्ट में जाती है, तो अगला न्यूरॉन स्टिमुलेट भी हो सकता है अगर न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलेटरी होगा। अगला न्यूरॉन इनहिबिट भी हो सकता है अगर न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी वाला रिलीज होगा। और बेटा इन दोनों के एग्जाम्पल्स अलग अलग होते हैं जो आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। स्टिमुलस क्या होता है सुधीर, मोहम्मद, ये वही होता है बेटा जो तुम्हें मैं नहीं दे पा रही हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को डे 1 से जब पढ़ा रही हूं, अभी पिछले 2-3 क्लास में मैंने आपको जब भी न्यूरॉन पढ़ाना स्टार्ट किया है तो मैंने स्टिमुलस को आपको कितनी बार डिफाइन करके बताया है, बट आप लोग नहीं पढ़ के आते हैं बेटा, और आप लोग सिर्फ स्पैम करने के लिए आते हैं। बट कोई बात नहीं, आप कीजिए बेटा, मैं क्या कह सकती हूं, आप कीजिए। मैं किसी को बेटा हाथ पकड़ के तो नहीं बिठा सकती कि मार पीट के क्लास में बिठा लूं कि बेटा पढ़ ले, बहुत बार पढ़ा है बेटा, पढ़ ले। डिस्टर्बेंस अक्रॉस द एक्सोलेमा, ट्रेवल्स अक्रॉस द एक्सोलेमा। फिर बेटा मैं क्या कहूंगी, इसका अगला पॉइंट मैं यहां लिख रही हूं, आप बेटा आगे फ्लो चार्ट को नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हो। दी एडजेसेंट न्यूरॉन, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो पास में न्यूरॉन है। एडजेसेंट का मतलब है बेटा जो पास में उसके न्यूरॉन है। द एडजेसेंट न्यूरॉन मे बी stimulated, may be stimulated or may be inhibited. That's all. May be stimulated, may be inhibited depending upon the neurotransmitter. Depending upon neurotransmitter. बेटा हम आगे चैप्टर में ना न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब न्यूरल वाले चैप्टर में कि न्यूरोट्रांसमीटर्स बेटा इतने सारे आप एग्जाम्पल्स पढ़ते हो, उसमें से कुछ कुछ एक्साइटेटरी होते हैं जो अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट करते हैं, उसमें भी कंडक्शन कराएंगे, और कुछ होते हैं जो इनहिबिटरी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं भैया मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि अगले न्यूरॉन को स्टिमुलेट नहीं होना है। ठीक है, इनहिबिट का मतलब होता है बेटा रोक देना, और स्टिमुलेट का मतलब होता है पुश करना। जैसे आप कुछ लोगों की संगति में रह के पढ़ना इनहिबिट कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, क्योंकि वो आपको ये समझाते हैं कि ये सब मत कर भाई, क्लास में जा स्पैमिंग कर, स्पैमिंग करने से मेरा भला होगा। ठीक है, तो वो आपकी पढ़ाई को इनहिबिट कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपको बेटा पॉजिटिव गाइडेंस देते हैं कि भाई ये समय है जिसमें आपने अगर मेहनत की ना तो 2-4 साल के बाद ना सेटिस्फैक्शन आएगा अपने अंदर कि मैंने उस टाइम पे मेहनत की थी, वरना मैं दूसरे लोगों को देख के हमेशा बेटा इनसिक्योर फील करूंगा, जेलस फील करूंगा कि देखो वो कितनी अच्छी जगह पे है ना। स्टिमुलेट का मतलब होता है जैसे पुश करना, एक्साइटेशन जनरेट करना, आगे अगले न्यूरॉन में कंडक्शन शो करना, और इनहिबिट का मतलब होता है रोक देना। डन 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 डन, यस बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इसकी फटाफट से एनसीईआरटी रीडिंग करें बेटा, दिल वाले बटन पे क्लिक कर दो अगर यहां तक आप लोगों को सब क्लियर हो गया है। एक बार एनसीईआरटी की साथ के साथ रीडिंग कर लो, मेरे साथ के साथ रीडिंग कर लो, फिर हम शुरू करेंगे बेटा फ्रॉग का टॉपिक, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। यस
हाँ चलो मैं साइड हो गई। डन बेटा। और बेटा मैं हमेशा एक चीज बोलती हूं, हमेशा ऐसे लोगों की संगति में रहा करो जो जीवन में रोते नहीं है। रोते मतलब वैसा वाला रोना नहीं। कुछ लोग आपके लाइफ में हमेशा होंगे जो हर चीज को खराब बोलेंगे। अरे यार ऐसा हो गया, मेरी तो ऐसी सिचुएशन है, मैं तो ऐसे नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरे साथ वैसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। अच्छी चीज होगी ना बेटा उसको भी खराब बोलेंगे, तो तुम्हें ना कोई अच्छी चीज होगी ना वो भी खराब लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने किसी और की बात इतनी सुन ली, नेगेटिव चीजें इतनी सुन ली कि तुम्हारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो गया। अरे नीट करने से क्या होगा भाई, मत कर यार, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, तुम्हारा माइंडसेट भी नेगेटिव हो जाता है। जबकि तुम नेगेटिव नहीं थे, पर तुम उनकी संगति में आके ना जो चीज सही भी है ना उसको भी गलत समझने लगते हो। हमारे साथ भी ऐसा होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन से डिस्कार्ड करो, डिस्कार्ड। और ऐसे लोगों की संगति में रहो बेटा जो तुम्हें ना मोटिवेट करें चीजों को करने के लिए, पुश करें जीवन में अच्छा करने के लिए, जीवन का गुड साइड भी दिखाएं। ठीक है, बैड साइड तो बेटा दिख ही जाता है और उसको टैकल करना होता है, उससे हम भाग नहीं सकते। चलिए एक बार देखते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन। जो भी बाहर का कंडीशन चेंज हो रहा है उसके प्रति बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, उस पर सबसे बड़ा कंट्रोल जो होता है वो न्यूरल टिश्यू का होता है। वो न्यूरल टिश्यू का होता है ग्रेटेस्ट कंट्रोल। न्यूरॉन्स विच आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल। एक्साइटेबल सेल्स होती है, हमने पढ़ा, स्टिमुलस दिया तो एक्साइटेड हो गई बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है मैम, उसके वक्त और जज्बात बदलते हैं मैम। द न्यूरोग्लियल टिश्यू विच कॉन्स्टिट्यूट्स द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट्स सपोर्ट्स द न्यूरॉन। उसको प्रोटेक्शन दे रही है, उसकी सपोर्ट कर रही है, उसकी पैकेजिंग कर रही है। जहां जहां आप बेटा न्यूरॉन्स देखते हो ना, न्यूरॉन्स ऐसे जैसे आपने न्यूरॉन बनाए, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बता रही हूं। जैसे ये न्यूरॉन्स बनाए तुमने, ये डेंड्राइट्स और ये एक्सॉन्स, इसी के बीच बीच में तुम्हें बेटा हर जगह भरे हुए दिखेंगे। ऐसे समझ लो, इसी के बीच में बेटा आपको भरे हुए दिखेंगे क्या? न्यूरोग्लियल सेल्स। इनको सपोर्ट कर रही है, इनको प्रोटेक्शन कर रही है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है मैम? न्यूरोग्लिया सेल मेकअप मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द बॉडी। इस लाइन को स्टार मार्क करो। अगर आपको कभी भी न्यूरोग्लियल सेल से क्वेश्चन आए तो ये वाली लाइन बहुत ज्यादा बेटा प्रेफरेंस में रहेगी क्वेश्चन देने के लिए, कि ये मोर देन 50% बनाती है आपके न्यूरल टिश्यू का, भले ही सपोर्ट कर रही है, पैकेजिंग कर रही है। देखो इसमें ना सिर्फ एक बेटा न्यूरॉन को दिखाया हुआ है विद न्यूरोग्लियल सेल्स चारों ओर। आपको ये जो दिखाए हुए हैं ना, ये देखो डॉट 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 डॉट, ये जो मैं डॉट 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 दिखा रहे हैं ये न्यूरोग्लियल सेल्स है। ये जो डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये सारे न्यूरोग्लियल सेल्स दिखाए हुए हैं। ये आपको बेटा सेल बॉडी दिखाई हुई है जिसमें न्यूक्लियस दिखाया है, या आपको डेंड्राइट्स दिखाए हुए हैं, या आपको एक्सॉन दिखाया है। आधा अधूरा डायग्राम बनाया है, जो न्यूरल में कंप्लीट किया हुआ है, हमने पूरा डायग्राम बनाया है। आगे देखते हैं बेटा क्या कहती है एनसीईआरटी। When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels along the plasma membrane. When a neuron is suitably stimulated, इसका मतलब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट एनएमसी के सिलेबस में है। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा तभी सर ने भी आपको बताया होगा आई थिंक। ठीक है, बट एनीवे मैंने भी आपको बताया था कि एनएमसी के अपडेटेड सिलेबस में एनिमल टिश्यू है बेटा। आओ यहां पे आओ यार। When a neuron is suitably stimulated का क्या मतलब है? आप इस suitably वर्ड को ध्यान से देखिए। हर स्टिमुलेशन से एक्साइटेशन जनरेट नहीं होता। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है बेटा। suitably stimulated का मतलब हर स्टिमुलस किसी में एक्साइटेशन जनरेट नहीं करता। हम पढ़ेंगे इसको बेटा न्यूरल वाले चैप्टर में। अभी तो आप एनसीईआरटी आपके पास अगर पुरानी वाली है तो आप लिख सकते हैं यहां पे नॉट ऑल स्टिमुलस, एनसीईआरटी में लिख लो, नॉट ऑल स्टिमुलस कैन कॉज एक्साइटेशन। डिटेल में पढ़ेंगे इसका क्या डीप मीनिंग है। हर स्टिमुलस से एक्साइटेशन नहीं होता। एक बच्ची पूछ रही है वाई मैम? बेटा एक मिनिमम स्टिमुलस चाहिए होता है। इसको तुम नॉर्मल अपनी एवरीडे लाइफ से रिलेट करो ना यार। किसी इंसान को ना एक बार तुमने छेड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी बार छेड़ा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है तीसरी बार तुमने ऐसी कोई बात कह दी जिससे उसने रिस्पॉन्स शो किया, तो उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल था जिसको तुमने क्रॉस कर दिया।
हो सकता है उतनी बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उतनी स्टिमुलस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन एक स्टिमुलस तुमने ऐसा दिया जिससे वो भड़क गया। समझ गए? यस एवरीबॉडी, समझ गए बेटा? ठीक है, पढ़ेंगे बेटा। अभी मैं वो टर्म्स यूज नहीं करना चाहती जो आप लोगों ने सुने नहीं है अभी तक, पढ़ेंगे आगे, थोड़ा पेशेंस के साथ में पढ़ते जाओ बेटा। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन, न्यूरॉन का जो एंडिंग है उसी को आउटपुट जोन बोल रहे हो। बोला जब ये डिस्टर्बेंस अराइव करती है न्यूरॉन के एंड में, आपके नर्व एंडिंग में, एक्सॉन टर्मिनल पे, आउटपुट जोन में, इट मे ट्रिगर द इवेंट दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स। बोला डिपेंड करेगा कि कैसी इंफॉर्मेशन आई थी, अगले जो उसके पास न्यूरॉन है, या फिर न्यूरॉन बेटा मसल से भी, बेटा मसल को भी इंफॉर्मेशन पास करती है, ग्लैंड्स को भी इंफॉर्मेशन पास करती है, न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन को भी बेटा इंफॉर्मेशन पास करती है। तो यहां अदर सेल्स का मतलब है कि भाई अदर मसल्स को भी इंफॉर्मेशन पास करिए, मसल सेल को या ग्लैंड्स को भी इंफॉर्मेशन पास करिए। किसी में भी बेटा जब वो इंफॉर्मेशन पास करती है वो स्टिमुलेटरी भी हो सकती है, इनहिबिटरी भी हो सकती है। ठीक है, आप लोग को बेटा यहां तक समझ में आ गया? स्विफ्टली ट्रैवल मतलब बेटा ट्रैवल करते जाती है आराम से, धीरे 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 करके ट्रैवल करती है। हालांकि बेटा किसी न्यूरॉन में कंडक्शन फास्ट होता है, किसी न्यूरॉन में कंडक्शन स्लो होता है। आप अभी ये सिर्फ समझो कि वो अलोंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आराम से तसल्ली से बेटा ट्रैवल करते हुए चली जाती है एक्सॉन टर्मिनल तक। ठीक है, यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं फिर बेटा। हमने एनसीईआरटी आपको क्लास में साथ के साथ रीड कराई है। जब मैं आगे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगी, एक गर्म पानी यार, एनसीईआरटी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा हम लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्लास के बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ताकि आपका क्लास का फ्लो बेटा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, यस, शुरू करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, जो आपके नीट के सिलेबस में, जो पिछले साल आपने अभी नीट दिया होगा, एक तो उसमें इंक्लूड हुआ था पर क्वेश्चंस नहीं आए थे, है ना, लेकिन क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये दो आपको बेटा चीजें पढ़नी है, एक आपको पढ़ना है फ्रॉग और एक आपको पढ़ना है कॉकरोच। अगर आप लोग ने पहले पढ़े हुए हैं टॉपिक्स तो आपने कॉकरोच कई बार पढ़ा हुआ होगा, फ्रॉग आपने बेटा नहीं पढ़ा है बहुत बार, अगर पढ़ा भी होगा तो लास्ट टाइम एक बार ही पढ़ा होगा। तो फ्रॉग से हम शुरू करेंगे एज पर योर बेटा बैच सिलेबस। ठीक है, आपको सारी चीजें पढ़नी है, आप लोग फालतू की बेटा डिमांड्स मत करना कि ये कर दो पहले वो कर दो। जैसा आपका सिलेबस बनाया गया है वो बिल्कुल सही सिलेबस है और हमें सब कुछ पढ़ना है, हम कहीं नहीं जा रहे, तो सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉग की। ठीक है, और बेटा फ्रॉग अर्थवर्म नहीं है, अर्थवर्म नहीं है, ओनली फ्रॉग एंड बेटा कॉकरोच। जब हम बेटा फ्रॉग की बात करते हैं तो फ्रॉग के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हमें देखना है इसकी क्लासिफिकेशन। जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, है ना, जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं बेटा, एनिमल किंगडम में हम किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं। चलो मैं एकदम बेसिक से जाती हूं, जैसे आप लोग बेटा बायोलॉजी में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, पढ़ते हो कि नहीं? यस, किंगडम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटाई, किंगडम फंजाई, पढ़ते हो बेटा। अब जब मैं फ्रॉग पढ़ा रही हूं तो फ्रॉग हो गए या कॉकरोच हो गए या आप हो गए या हम हो गए, हम जिस किंगडम से बिलोंग करते हैं वो किंगडम होता है किंगडम एनिमेलिया, या फिर बोलते हैं एनिमल किंगडम। बात समझ में आ गई? फ्रॉग किससे बिलोंग करता है बेटा? फ्रॉग बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। ठीक है, अब बेटा जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप अपने स्कूल में जाते हैं तो हायरार्की होती है। हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले फ्रॉग की क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें सबसे पहले करना है बेटा, हमें पहले ये देखना है कि ये भाई किस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो हम इसके ना सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बेटा ये चीज बताई कि भाई ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। पर मैम किंगडम एनिमेलिया में तो बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो हमने उनको कैसे कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल के अंदर होती हैं
आपकी जूनियर विंग और सीनियर विंग। समझना मेरी बात ध्यान से, मैं हायरार्की आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में होती है जूनियर विंग, फिर होती है सीनियर विंग। जूनियर विंग में आपके आगे बेटा 1 से लेके 5th क्लास, सीनियर विंग में आगे आपके 6th से लेके बेटा 12th क्लास। फिर आप देखते हो जूनियर और सीनियर विंग के अंदर क्या होती है क्लासेस, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और क्लासेस को भी फर्दर डिवाइड किया होता है सेक्शंस में, 12th A, 12th B, 12th C, 12th D। मेरी बात समझ रहे हो ये बात? यस। जैसे आप बेटा स्कूल में ये हायरार्की देखते हो कि स्कूल हो गया सबसे बड़ा बेटा बॉक्स, स्कूल के अंदर हो गए बेटा उसकी अंदर की क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आते हैं 2 विंग्स, सीनियर विंग, जूनियर विंग। फिर जब मैं सीनियर विंग या जूनियर विंग के अंदर देखना चाहूं तो वो फर्दर डिवाइडेड होती है इनटू क्लासेस। जब मैं क्लासेस को अंदर जाके और डिवाइड करना चाहती हूं तो मैं देखती हूं उसके अंदर होते हैं सेक्शंस। वैसे ही बेटा हायरार्की में, एनिमल किंगडम में भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन होती है। जैसे किंगडम होता है सबसे बड़ा एनिमल किंगडम, किंगडम के अंदर आते हैं फाइलम्स, फाइलम्स के अंदर आते हैं सब फाइलम्स, सब फाइलम के अंदर बेटा फिर अलग अलग कैटेगरीज होती है। कहीं कहीं पे आप पढ़ते हो सुपर क्लास, कहीं कहीं पे सुपर क्लास नहीं पढ़ते हो। सुपर क्लास, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज। क्या ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रही हूं? वैसे ही सबसे पहले बेटा हमें यह जानने की जरूरत है कि फ्रॉग की हायरार्की वाइज किस पोजीशन पे उसको प्लेस किया जाता है। तो मैम सबसे पहला तो आपने बता दिया कि ये जिस किंगडम से बिलोंग करता है वो किंगडम होता है बेटा किंगडम एनिमेलिया। जिस किंगडम से बिलोंग करता है वो किंगडम होता है बेटा किंगडम एनिमेलिया। पर मैम एनिमेलिया में तो फिर बहुत सारे मैम फाइलम्स आते हैं, तो ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है मैम? बहुत सारे फाइलम्स है ना बेटा, फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, बहुत सारे फाइलम्स हैं। मैम ये किस फाइलम से बिलोंग करता है? कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? आप लोग बताइए कौन से फाइलम से बिलोंग करता है मैम? ये बिलोंग करता है बेटा फाइलम कॉर्डेटा। क्या हम भी फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं बेटा? इनकी प्रॉपर्टीज अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज तो बाद की बात है। क्या हम भी कॉर्डेट्स हैं? यस हम भी कॉर्डेट्स हैं मैम। ठीक है मैम, चलो फाइलम कॉर्डेटा हो गया, पर मैम फाइलम के अंदर भी तो कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन होती है मैम। फिर आता है बेटा सब फाइलम। तो मैम फाइलम तो कॉर्डेटा हो गया, लेकिन इसकी सब फाइलम क्या होती है? तो बेटा सब फाइलम होती है इसकी वर्टिब्रेटा। एंड ये सारी चीजें हमें वापस से पढ़नी है बेटा, कहां? वर्टिब्रेटा। कहां पढ़नी है? एनिमल किंगडम में। यस वेरी नाइस बेटा, शाबाश। हम होते हैं बेटा कॉर्डेट और हम भी होते हैं वर्टिब्रेट। ठीक है, चाहे सपोले हो चाहे बेटा नॉर्मल आई मीन स्नेक्स, रेप्टाइल्स, जो रियल वाले स्नेक्स होते हैं बेटा वो भी रेप्टाइल्स, वो भी कॉर्डेट्स होते हैं और वो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं। अब मैम ठीक है, सब फाइलम तो आपने बता दिया। अब इसके अंदर ये किससे बिलोंग करता है मैम? इसके अंदर बेटा ये किससे बिलोंग करता है? मैं सुपर क्लास से स्टार्ट करती हूं। ठीक है, सुपर क्लास, मैं डिवीजन नहीं बता रही हूं, मैं सुपर क्लास सीधे बता रही हूं। सुपर क्लास होती है बेटा इसकी टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मींस अपेंडेज। हमारे भी हैं बेटा 1 2 3 4, टेट्रा मतलब 4, टेट्रापोडा सुपर क्लास। ठीक, यस यस। और फिर बेटा जिस क्लास से ये बिलोंग करता है वो क्लास होती है एम्फीबियन। यहां हमें इस फ्रॉग के बारे में काफी सारी चीजें, ये जिस क्लास से बिलोंग करता है ना बेटा उसकी मदद से समझ में आएंगी। ये जिस क्लास से बिलोंग करता है इसी से हमें बेटा काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लास एम्फीबियन। और मैं फ्रॉग के बारे में अगर तुमसे कहूं कि हमें जिस स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग दैट इज फाउंड इन इंडिया, दैट इज बेटा राना टिग्रीना। द मोस्ट common species of frog
फाउंड इन इंडिया, जिसके बारे में बेटा हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में, आगे के टॉपिक में, दैट इज बेटा राना टिगरीना। और इस राना टिगरीना का क्या मतलब है मैम? ये इसका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को इस तरीके से लिखा जाता है, और साइंटिफिक नेम में जो ये पहला वर्ड आपको दिख रहा है ये इसका जीनस है, और टिगरीना जो दिख रहा है बेटा ये स्पीशीज है। यहां पे हमें इस चीज को भी लिखना है मैम, जीनस, जीनस क्या है और मैम स्पीशीज क्या है, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है। जीनस हो गया बेटा राना, कैपिटल लिखना है पहला, अंडरलाइन करना है या तो कर्सिव लिख लो। और बेटा जो दूसरा लेटर होता है स्पीशीज वाला, स्पीशीज में पहला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल है। ये तो काफी बार आप बचपन में भी पढ़ते हो, फिर भी मैंने बता दिया। टिगरीना, राना टिगरीना। बेटा आपको इसकी क्लासिफिकेशन समझ में आई कि अगर तुमसे कोई बाई चांस पूछ ले कि बताओ यार कि पूरे एनिमल किंगडम में इसको कहां पे कौन सी क्लास में पोजीशन किया जाता है, बोलोगे एम्फीबिया। कौन से फाइलम में प्लेस किया जाता है मैम? कॉर्डेटा। कौन से सब फाइलम में प्लेस किया जाता है मैम? वर्टिब्रेटा। कौन से जीनस के बारे में पढ़ रहे हो बेटा? राना। जल्दी बताओ, कोई दुखदर्द समस्या, किसी को भी कोई दुखदर्द समस्या? कैटेगराइजेशन बेटा ऑर्डर की जरूरत नहीं है, फैमिली की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना बताया उतना काफी है। और जो इसकी डिवीजन होती है वो एनिमल किंगडम में बताऊंगी, ठीक है। पक्का कोई दुखदर्द समस्या नहीं? फ्रॉग की बेटा, अब बेटा यहां से हमने इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। फ्रॉग की बेटा हम ना मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम इसकी ना कुछ जनरल बातें पढ़ना चाहते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है। हम सबसे पहले इसकी कुछ जनरल बातें करेंगे कि भाई एम्फीबिया क्यों है ये, है ना, इसका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, इसकी कुछ बेसिक जनरल बातें। फिर हम क्या पढ़ेंगे? इसकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है? बाहर से ये कैसा दिख रहा है, हाथ कैसे दिख रहे हैं, सर कैसा दिख रहा है, बॉडी का कलर कैसा दिख रहा है, आंखें कैसी दिख रही है, नॉस्ट्रल्स कैसे दिख रहे हैं, ये इसकी मॉर्फोलॉजी है, यानी बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस। और फिर हम पढ़ेंगे इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब है इसके बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स है वो कैसे कैसे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें। तो हम बेटा क्या पढ़ेंगे उसके बाद? इसकी एनाटॉमी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है मैम? इसकी कुछ जनरल बातें बता दो मैम, एज पर एनसीईआरटी। इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो मैम एज पर एनसीईआरटी। बेटा याद करते जाना क्लास में। फ्रॉग जो है आपको आसान लगेगा, और इसीलिए आसान लगेगा क्योंकि आप देख भी पा रहे हो कैरेक्टरिस्टिक, आप देख भी पा रहे हो ये किससे बिलोंग करता है? कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। हम भी कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, हम भी वर्टिब्रेट होते हैं, हम भी बेटा टेट्रापोडा होते हैं। तो जब हमारी यहां तक की क्लासिफिकेशन तो अपनी भी मैच करती है फ्रॉग एम्फीबियन से। इसलिए जब आप इसके कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ते हो ना बेटा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ना, तो आपको ना नाम ना बहुत अलग नहीं लगते हैं, बड़े सुने सुने नाम लगते हैं, क्योंकि ह्यूमंस अपने से रिलेटेबल लगता है। लेकिन कॉकरोच क्योंकि बेटा टोटली एक अलग है, नॉन कॉर्डेट है ना, इनवर्टिब्रेट है, तो इसीलिए कॉकरोच की जो चीजें हैं वो डिसिमिलर होती है। हालांकि वो आपने क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया है तो आपको वो नाम भी काफी फेमिलियर लगते हैं, बट फ्रॉग आपको बहुत ज्यादा फेमिलियर लगेगा क्योंकि फ्रॉग अपन से मैच करता है, ठीक है। हाँ हिमांशु, बहुत इजी लगेगा आपको, लर्न भी होता जाएगा। और इसको ना ऐसे समझो कि आप ना एक जनरल एक क्लास पढ़ रहे हो, आप उस इंटेंशन से बैठोगे ना, आपको क्लास में सारी चीजें लर्न भी होती जाएगी, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पढ़ते जाओगे तो। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैम सबसे पहले तो ये बता दो, आपने इसको बोला एम्फीबिया है, ये एम्फीबिया शब्द में ही बेटा मतलब छुपा है कि ये एम्फीबियंस क्यों कहलाते हैं। मैम नंबर 1 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं लिखना चाहती हूं, दे बिलोंग टू एम्फीबियन या एम्फीबिया। मैम इस शब्द को अगर हम 2 हिस्सों में तोड़े,
एम्फी, एम्फी एक वर्ड है एम्फी, और एक वर्ड है बीआई जो आता है बायोस से। दिस मीन्स बेटा लाइफ। और एम्फी का क्या मतलब है प्यारे बच्चों? एम्फी का मतलब होता है डुअल, डुअल लाइफ होती है इनकी। बहुत शानदार, वेरी वेरी नाइस यार, बहुत सही बेटा, बहुत सही बता रहे हो आप। मैम डुअल लाइफ का मतलब है कि भाई ये जो प्राणी है, ये जो प्राणी है, इट कैन लिव बोथ ऑन लैंड, लैंड में भी बेटा थोड़ा बहुत ना मॉइस्ट कंडीशन में रहना प्रेफर करते हैं, लैंड एज वेल एज इन वाटर, एज वेल एज इन पानी। लेकिन भाई पानी भी ऐसा वैसा नहीं कि तुम कहीं बेटा गए, कहीं गए घूमने के लिए, बाली चले गए, थाईलैंड चले गए, कहीं बेटा पानी समुद्र में, मैम ने कहा था पानी में फ्रॉग मिलेगा, फ्रॉग ढूंढते हैं। वैसे तो बेटा सबसे बड़ी मूर्खता होगी, तुम कहीं घूमने जाओगे बीच में तुम फ्रॉग ढूंढ रहे होगे, पहली बात तो वही सबसे लॉल वाली बात है। बट कोई बात नहीं, फ्रॉग तुम्हें ऐसे ओशंस में नहीं मिलेगा बेटा, पानी में मिलता है। मैम ने कहा था पानी में मिलता है, मैम ने ये भी कहा था कि पानी में वो बेटा फ्रेश वाटर में ही मिलता है। जैसे तुम्हारी रिवर्स हो गई, आपके बेटा छोटे मोटे तालाब, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, है ना, तो फ्रेश वाटर में मिलता है बेटा। कहीं पता चला तुम कहीं घूमने गए, मैम ने कहा था, गलत बताया है मैम ने, हमें तो एक भी फ्रॉग नहीं मिल रहा है, वैसे वाली कोई बात नहीं है बेटा। वाटर का मतलब है भाई फ्रेश वाटर में, अब तुम कभी भूलोगे भी नहीं है। फ्रेश वाटर बॉडी जैसे कि बेटा क्या, जैसे कि आपका रिवर, जैसे कि आपके बेटा पॉन्ड, लेक्स, ईटीसी। ठीक है जी, यस। चलो, लैंड एज वेल एज इन वाटर, जैसे कि आपका फ्रेश वाटर हो गया, आपका बेटा तालाब, आपके बेटा रिवर्स, है ना। यहां तक किसी को कोई दुख दर्द समस्या? जल्दी जल्दी बता दो, आगे बढ़े। यस एवरीवन, जल्दी जल्दी बता दो। मैम फिर एनसीईआरटी ने ना एक बात और कही है, मैं अगले पेज में लिखूंगी, आप लिख लो इसे। मैम एनसीईआरटी ने एक और बात कही है कि भाई फ्रॉग का जो बेटा बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता जैसे कि अपना होता है बेटा। दे डोंट हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। लिख लिया ना, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं बेटा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ही हम दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, हम बिल्कुल एनसीईआरटी को साथ के साथ लेते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है मैम, दे आर, एक बहुत ही भारी भरकम वर्ड यूज किया है, पोई किलो थर्म्स। एनसीईआरटी कहती है दीज आर पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स को बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड। हम कैसे होते हैं बेटा, अपने से रिलेट करो तो अपने भी पॉइंट्स याद होते जाएंगे। हम कैसे होते हैं बेटा, हम होते हैं वार्म ब्लडेड। हमारा एक फिक्स बॉडी टेम्परेचर है, ऐसा नहीं है कि मैम अभी मई जून की गर्मी में बाहर का इतना टेम्परेचर है तो हमारा भी, हम भी फ्रॉग बने बैठे हैं, अपना तापमान बदल रहे हैं, मजा आ रहा है। मैम पता चला एकदम दिसंबर और जनवरी वाली दिल्ली वाली ठंड है, मैम पता चला अपन भी अपना टेम्परेचर चेंज करते जा रहे हैं बाहर के जैसे, ऐसा कतई नहीं होता बेटा। यू हैव अ फिक्स बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपको फीवर आ जाए, वो भी ऐसा कोई तापमान का बेटा वेरिएशन नहीं होगा। वी हैव अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हम तापमान बदलते नहीं है बेटा बाहर के तापमान के जैसे, है ना। लेकिन फ्रॉग डू नॉट हैव अ फिक्स बॉडी टेम्परेचर, हम होम्योथर्म्स होते हैं, फ्रॉग होते हैं पोइकिलोथर्म्स। They do not have a constant body temperature. It changes with the temperature changing outside. लिख सकते हैं? Yes everybody. अभी तो तुम रुको, अभी तुम हंसने वाली जो बात करो ना, मैं तुम पे आऊंगी, रुको। So they do not have, इसका अर्थ लिखना भी जरूरी है। They do not have constant body temperature. They do not have constant body temperature. Changes with the change in temperature outside.
और मैम यही तो एक कारण है, यही तो एक कारण है मैम, यही तो एक कारण है मैम कि भाई एक्सट्रीम समर सीजन में या एक्सट्रीम विंटर सीजन में आपको फ्रॉग नहीं नजर आते। कब नजर आते हैं कोई बताएगा? जल्दी बताओ कब नजर आते हैं आपको? बेटा बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन बेटा एकदम पीक समर, पीक मतलब जबरदस्त गर्मी, ये मई जून वाली बेटा निकलोगे तो तुम खुद हीट स्ट्रोक बेटा हो जाएगा, है ना। या एक्सट्रीम विंटर सीजन में बेटा आपको ये नजर नहीं आते, नहीं नजर आएंगे भाई। एक तो बेटा ये टेम्परेचर को झेल ही नहीं सकते बाहर का, इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा तो बेटा कितना टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। तो भाई अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, ये अपने फोर लिम्स, आप देखोगे अभी लिम्स के मदद से गड्ढे बनाते हैं। बरोज, बरोज का मतलब होता है गड्ढे बनाते हैं, और गड्ढे बना के बेटा उसके अंदर चले जाते हैं। एक्सट्रीम समर सीजन में भी ऐसा करते हैं, एक्सट्रीम विंटर सीजन में भी ऐसा करते हैं, और इनको बोला जाता है समर स्लीप या विंटर स्लीप। रेनी टर टर की आवाजें आपको बहुत सुनाई देंगी, हाँ यस। तो बेटा जी क्या किया इन्होंने, डीप बरो बनाया, बरो बना के अंदर चले गए, जिसे बोला जाता है अगर समर सीजन में इन्होंने ऐसा किया तो उसे समर स्लीप बोलते हैं। बिल्कुल इनकी बेटा जितने भी स्टोर्ड फूड होता है ना बॉडी के अंदर, जितना भी स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको ही ये यूज करते हैं, उसको ही बेटा उस दौरान वो यूज करते हैं, कोई और मेहनत बेटा नहीं करते हैं। तो ड्यूरिंग द पीक समर एंड पीक विंटर बेटा दे विल मेक बरो एंड विल लिव इनसाइड दैट। समर स्लीप को बोला जाता है एस्टिवेशन, और विंटर स्लीप को बोला जाता है बेटा हाइबरनेशन। आप में से कई सारे बच्चे इसे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप भी बेटा पीक स्टडी सीजन पे कर रहे होते हो स्लीप, क्लास में स्लीप, क्लास में स्पैमिंग, घर में मस्ती। फिर आता है आपको याद दिसंबर के महीने में, अरे टाइम चला गया, अरे भाई अब पढ़ना, मैम पेपर आने वाला है। फिर देखते हो यूट्यूब पे 4 मंथ स्ट्रेटजी, फिर बेटा क्या आता है, खत्म हो जाते हैं एक और महीना, 3 मंथ स्ट्रेटजी, लास्ट तक आता है तो 1 वीक वाली स्ट्रेटजी भी देखते हैं कि 1 वीक में कैसे नीट वो क्रैक किया जाता है। क्योंकि जब पीक स्टडी का सीजन था तब तो हम स्पैम कर रहे थे, तब मैम क्लास में एनसीईआरटी पढ़ा रही थी, हम तो चैट कर रहे थे, समझ नहीं आ रहा, अरे स्टिमुलस क्या होता है ना। तो एनीवे ड्यूरिंग पीक समर, ड्यूरिंग पीक समर, पीक का मतलब है बेटा जबरदस्त गर्मी, जबरदस्त पीक पे है, एंड पीक विंटर्स, मजाक कर रही हूं यार, पढ़ाई करो अब, बिल्कुल पढ़ाई करो, ये मजाक मस्ती बेटा होती रहेगी, ठीक है। तुम तो मेरे बच्चे हो यार, कर सकती हूं, है ना। सो पीक समर एंड पीक विंटर, frogs are usually not spotted, are not spotted। काहे भाई, अपने आप को बचाने के लिए, ऐसे नहीं, रुको, make deep burrows and go to estivation, go to estivation मतलब बेटा समर स्लीप एंड हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। डन 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 डन। एक सेकेंड देना बेटा मेरे को टाइम। हेलो, हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बेटा डन 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 डन, पक्की बात। एक और लास्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बेटा एक लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, और लास्ट पॉइंट ये है कि भाई एनसीईआरटी कहती है कि फ्रॉग अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए अपना रंग बदलता है, रंग बदलता है। यस, कैसे रंग, क्या हुआ? हाँ हाँ,
लेकिन स्पैमिंग होती है एज यूजुअल, जैसे स्पैमिंग होती है। हाँ नहीं, रुकी नहीं है, और स्पैमिंग में आई डोंट केयर, मैं पढ़ा रही हूं बस मन से। हाँ तो बेटा क्या होता है, एनिमीज से बचने के लिए जब ये बेटा लैंड पे है, ड्राई लैंड पे, तो ये ड्राई लैंड का कलर ले सकता है, और जब ये बेटा ग्रास पे है तो ये ग्रास का रंग ले लेता है, घास पे घास का रंग, जमीन पे जमीन का रंग। ये जो कलर चेंज कर रहा है ना, ये चेंज कलर को बोला जाता है केमोफ्लेज। क्या बोला जाता है? केमोफ्लेज, रंग बदलू, रंग बदलू। फ्रॉग भी रंग बदलू होता है, अपने आप को बचा रहा है भाई। अगर घास में घास का रंग ले लिया तो कोई भी बेटा एनिमी जो होगा इसका, वो उसको देख ही नहीं पाएगा, छुपा हुआ है ना। या ड्राई लैंड पे लैंड का कलर ले लिया तो कोई भी एनिमी है तो उसको पहचान ही नहीं पाएगा कि लैंड में लैंड जैसा कलर लिया। समझ गए? समझ गए? ये जो कलर चेंज किया ना, बेसिकली ये कलर चेंज को बोला केमोफ्लेज। अभी पहले मैं इसको लिखती हूं कि व्हेन, नंबर 4 पॉइंट है, व्हेन ऑन लैंड, when on land it takes the color of land, it takes the color of land. When on grass, when on grass it takes the color of grass, it takes the color of ग्रास। ये जो कलर चेंज किया इसे बोलते हैं केमोफ्लेज। एक और पॉइंट लिखो, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन। प्रोटेक्टिव क्यों बोला भाई? प्रोटेक्टिव ही तो है, अपने आप को बचाने के लिए। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन to hide from दुश्मन, to hide from enemy is known as mimicry। ये जो अपने आप को बचाने के लिए इसने बेटा प्रोटेक्टिव कलरेशन शो किया, केमोफ्लेज किया, अपने आप को बचाने के लिए जो कलर चेंज करके बेटा प्रोटेक्शन अपनी की, इस तरीके की प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री भी बोलते हैं। लेकिन आप 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे मिमिक्री और केमोफ्लेज में एक बहुत छोटा अंतर होता है, बट आप एनसीईआरटी में यहां पे देखेंगे तो उन्होंने केमोफ्लेज को ही मिमिक्री कह दिया है कि भैया देख इसने रंग बदला, और जहां इसने रंग बदला, रंग बदले को तो इन्होंने बोल दिया केमोफ्लेज। और फिर ये भी बोला कि इस तरीके से जो इसने रंग बदला ना बेटा और अपने आप को बचाया, प्रोटेक्टिव कलरेशन जो इसने शो करी ना, इस प्रोटेक्टिव कलरेशन को ही इन्होंने मिमिक्री कह दिया। हालांकि देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, और मैं बॉटनी के उस टॉपिक में नहीं जा रही हूं, आप बॉटनी में पढ़ेंगे बेटा उस चीज को। बहुत छोटा सा अंतर होता है मिमिक्री और केमोफ्लेज में। मिमिक्री हमेशा ना किसी और ऑर्गेनिजम्स की कॉपी करने को मिमिक्री कहते हैं, और केमोफ्लेज बोला जाता है जब आप एनवायरमेंट में किसी चीज को कॉपी कर रहे हो। जैसे ये कर रहे हैं ना, धरती पे धरती का रंग ले लिया, ग्रास पे ग्रास का रंग ले लिया। एनवायरमेंट को जब आप कॉपी कर रहे होते हो उसे आप एक्चुअल में केमोफ्लेज बोलते हो। किसी और ऑर्गेनिज्म को कॉपी कर रहे होते हो तो मिमिक्री बोलते हो। बट फ्रॉग में एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया हुआ है, तो आपको इसी तरीके से याद रखना है। बॉटनी में जब डिटेल में पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे। हाँ निधि बेटा यस, निधि बेटा यस, एब्सोल्युटली। हाँ शमिता बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। कोई दुखदार समस्या? प्रतीक्षा बेटा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक बच्चा कह रहा है भाई ऐसे नहीं बोलते, एक बच्चा कह रहा है जस्ट लाइक एंटी है। तुम लोग भी तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हो बेटा रंग बदलू के, नहीं हो? तुम्हारे मित्र होते हैं रंग बदलू दल बदलू, जब तुम्हारे साथ फायदा दिखता है तो तुम्हारे साथ रहते हैं, जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो सब तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे, भाई 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 ये काम करा दे वो काम करा दे, तब सब भाई बन जाते हैं बेटा। और जब आप जीवन में कुछ नहीं करते हैं तो बेटा कोई आपसे कुछ, आपको लग रहा होता है ये मेरा जो घनिष्ठ मित्र है ना, ऐसे कई मित्र होते हैं जो सिर्फ बेटा उस वक्त में आपके मित्र होते हैं जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो, और जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जब आपको हेल्प चाहिए होती है, जब आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, किसी की प्रेजेंस चाहिए होती है, तो वो बेटा नहीं रहते हैं। सबसे बड़े सपोले, सबसे बड़े रंग बदलू होते हैं ऐसे लोग। चलो एक बारी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं और फिर बेटा मॉर्फोलॉजी में चलते हैं। एक बारी मुझे बताएंगे हाउ इज द जोश एवरीबॉडी, हाउ इज द जोश एवरीबॉडी। जीवन की सच्चाई है, पढ़ लिख लो तो आगे बढ़ जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो बेटा
पढ़ाई तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, बेसिक एजुकेशन होना ही चाहिए। पहले बेटा एनसीईआरटी से ना मैं आपको यहां तक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की रीडिंग कराती हूं और फिर हम बेटा मॉर्फोलॉजी में चलेंगे बढ़िया तगड़े तरीके से। अभी याद कर रहे हैं आपको? हाई जोश, बहुत सही। याद हो रहा है कि नहीं बेटा? ये ध्यान में रखना। क्या आपको ये चारों पॉइंट्स याद हुए जो मैम ने बताया? एम्फीबिया क्यों कहा? पोइकिलोथर्मस नॉट अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसीलिए डीप बरो बना के समर स्लीप, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। और बेटा हमने पढ़ा कि रंग बदलू है, इसीलिए केमोफ्लेज कर रहा है और इस तरीके की प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री बोलते हैं। चारों पॉइंट्स बेटा दिमाग में छप गए होंगे और अब एनसीईआरटी को एक बारी बेटा छपा लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, ठीक है, ताकि आपको ना इतना कॉन्फिडेंस आए कि भाई अब तो मैंने एनसीईआरटी भी साथ के साथ पढ़ ली। स्पॉटेड का मतलब दिखना, स्पॉट करना मतलब दिखना, है ना। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन फ्रेश वाटर एंड इट बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबियंस ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। हमने पूरी ऑलमोस्ट क्लासिफिकेशन कर ली है, जिसको एनिमल किंगडम में थोड़ा और डिटेल में करना है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना, ठीक है। They do not have a constant body temperature. Their body temperature varies. Varies का मतलब होता है बेटा change होता है. Their body temperature varies with the temperature of the environment. And such animals are called as cold-blooded or poikilotherms. इनका टेम्परेचर जो होता है बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करता है, इनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है और ऐसे प्राणियों को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्म्स। You might have also noticed the changes in the color of the frog while they are in the grasses or on the dry land. बोला आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने बेटा ना कुछ कैमेलियंस वगैरह में ये आपने कभी कैमेलियन देखा है सामने से? उनमें भी होती है ये कैमोफ्लेज, कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी। कैमोफ्लेज, ये कैमेलियंस आर रेप्टिलियंस, शायद कभी आपने देखा हो, बट पढ़ेंगे बेटा उसका एनिमल किंगडम पे, यहां पे नहीं घुसाते हैं उस टॉपिक को। रंग बदलू तो आपने कभी शायद ऑब्जर्व किया हो, ऐसा कह रहे हैं कि भाई जब वो ग्रास पे है या ड्राई लैंड पे है तो उसके जैसा कलर ले लेता है ना। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज। अपने आप को हाइड करने के लिए कलर चेंज कर लेता है मैम, और इसको बोला जाता है केमोफ्लेज। एंड दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। इस तरीके से जो प्रोटेक्टिव कलरेशन किया ना बेटा, इसी को बोला जाता है केमोफ्लेज, ठीक है। हाँ, गिरगिट, लिजर्ड्स आपको मैं पढ़ाऊंगी, बड़े सारे टाइप के लिजर्ड्स होते हैं, कोई एक प्रकार का नहीं होता। ऐसे तो बेटा तुम्हारे घर पे भी बेटा चिपकी हुई होती है वॉल लिजर्ड, है ना। तो मैम इस तरीके से प्रोटेक्टिव कलरेशन किया जिसे इन्होंने बोला केमोफ्लेज। एंड प्रोटेक्ट कलर चेंजिंग प्रॉपर्टी को स्पेसिफिकली जो कलर बदला दैट इज केमोफ्लेज, एंड दिस टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड एज मिमिक्री। इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे ना मिमिक्री को ही केमोफ्लेज बोल दिया है, हालांकि बहुत छोटा सा अंतर होता है जो इकोलॉजी में पढ़ोगे। केमोफ्लेज होता है एक्चुअल में जब आप एनवायरमेंट के बेटा चीजों को कॉपी करते हो, ग्रास को कॉपी कर रहे हो, लैंड को कॉपी कर रहे हो, और मिमिक्री एक्चुअल में होता है बेटा जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को कॉपी कर रहे हो, उसे एक्चुअल में मिमिक्री कहते हैं, बट यहां पे बोला हुआ सेम है। You may also know that frogs are not seen during peak summers and winters. During this period, they take shelter. Shelter मतलब होता है अब घर, मतलब एक घर ढूंढते हैं वो पीक समर पे और पीक विंटर में घर की बेटा खोज करते हैं। एंड दे मेक डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। दिस इज नोन एज समर स्लीप। समर स्लीप बेटा स्टार मार्क करना, इससे सवाल आता है। एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप जिसे बोलते हैं हाइबरनेशन रिस्पेक्टिवली, इंपॉर्टेंट है आपके नीट एग्जाम के लिए। एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, हाइबरनेशन मतलब क्या होता है। क्लियर है बेटा यहां तक? यस 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 बेटा, यहां तक अगर क्लियर है तो या तो बेटा दिल पे क्लिक कर दो या तो थम्स अप पे कर दो, ठीक है। आपकी क्लास में काफी बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेमतलब की बातें कहेंगे, तो एटलीस्ट मैं चाहती हूं जो पढ़ने वाला बच्चा है बेटा उसका भी ये फर्ज बनता है, अगर बहुत सारी अनवांटेड और फालतू अननेसेसरी चीजें होती है तो आप भी ये बताओ कि आपको समझ में आया या नहीं, और अपना रिस्पॉन्स दो, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम बेटा क्या करेंगे अब, नेक्स्ट फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी करेंगे, ठीक है। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है।
यस एवरीबॉडी, फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। और जब मैं बेटा मॉर्फोलॉजी की बात करती हूं तो मैं बात कर रही हूं फ्रॉग के एक्सटर्नल अपीयरेंसेस की। भैया बाहर से हमारा प्यारा प्यारा जग से न्यारा फ्रॉग कैसा दिखता है मैम, इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कैसी होती है, बाहर से ये कैसा दिखता है मेरे बच्चे, ठीक है? यस यस। सबसे पहले तो बेटा अगर मैं फ्रॉग को, अच्छा देखो मैंने एक छोटू सा फ्रॉग साइड में बना रही हूं, आप भी चाहो तो फ्रॉग बना सकते हो बेटा। जब आप फ्रॉग की बॉडी को देखते हो, ठीक है, एक फ्रॉग बनाते हैं बेटा, एक फ्रॉग बनाते हैं, ट्राई करते हैं एक फ्रॉग बनाने का। फ्रॉग की बॉडी इज बेटा डिविजिबल इनटू, अरे भाई बोर्ड में ग्लिच हुआ बेटा। फ्रॉग की बॉडी को कहते हैं कि मैम इट इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। अभी देखो मैं बनाती हूं, एक फ्रॉग बनाते हैं बेटा छोटू सा। बहुत सही, चलो अगर आप बेटा फ्रॉग को ऑब्जर्व करेंगे तो फ्रॉग की बॉडी, सबसे पहले हमें यही पॉइंट लिखना है कि मैम बॉडी इज डिविजिबल इनटू, जैसे आप कॉकरोच पढ़ते हो तो कॉकरोच में बॉडी इज डिविजिबल इनटू बेटा 3 पार्ट्स, वैसे ही आप जब फ्रॉग पढ़ते हो तो उसकी बॉडी को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। आप फ्रॉग की बॉडी को बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो? बॉडी इज डिविजिबल इनटू बेटा हेड एंड ट्रंक। ध्यान देना, हेड एंड ट्रंक। आपको ये बेटा फ्रॉग का सर नजर आ रहा है, ये आपको फ्रॉग का सर नजर आ रहा है। सर के साथ ना मैंने हाथ बहुत पास बना दिए, थोड़ा हाथ को दूर बनाती हूं, है ना। सर नजर आ रहा है, एक तो फ्रॉग का बेटा ये सर है, और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी, सर के बाद, ये सर के बाद रेस्ट ऑफ द पूरी बॉडी जो आपको दिख रही है उसे ट्रंक बोलते हैं। भाई इसके पास ना बेटा गर्दन नहीं होती है, इसके पास गर्दन नहीं होती है, और इसके पास पूंछ भी नहीं होती है। इसके पास बेटा गर्दन भी नहीं होती है और इसके पास बेटा पूंछ भी नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे? हेड एंड ट्रंक, ये सर वाला हिस्सा है, ये पूरा ट्रंक वाला हिस्सा है बेटा। और हम लिखेंगे अ नेक एंड टेल इज एब्सेंट। आपको पता है इसकी गर्दन एब्सेंट है तो इसको किस चीज में सपोर्ट मिल रहा है? नेक एंड टेल मे बी एब्सेंट, मे बी नहीं, इज एब्सेंट। पता है आपको इसकी गर्दन क्योंकि एब्सेंट होती है ना, तो इसको ना ये हॉप करता है ना, हॉपिंग हॉपिंग हॉपिंग, जंपिंग 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 करता है ना, तो वो हॉप करने में ना मदद होती है। गर्दन होती तो थोड़ी डिफिकल्टी होती, क्योंकि गर्दन नहीं है इसलिए बेटा ये जंप बहुत आसानी से करता है। आप जंपिंग तो देखते हैं। सो दे डोंट हैव अ नेक एंड दे डोंट हैव अ टेल, ठीक है। अच्छा अगर आप बेटा इसके रंग को ऑब्जर्व करो, थोड़ा इसके कलर को थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो इसकी जो बॉडी का, अच्छा डॉर्सल और वेंट्रल समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप ह्यूमन बॉडी में बोलते हैं ना बेटा कि ह्यूमन बॉडी का, हमारी बॉडी का दिस फेस, ये वाला फेस हमारा होता है वेंट्रल साइड, ये हमारा वेंट्रल साइड है। जैसे हमारी ब्रेस्ट बोन आप पढ़ोगे, स्टर्नम, ये हमारे वेंट्रल साइड पे है। और हमारी बॉडी का ये है बेटा हमारा डॉर्सल साइड, है ना, ये डॉर्सल साइड है हमारा। डॉर्सल साइड पे आप क्या पढ़ते हो? आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना। वैसे फ्रॉग का डॉर्सल और वेंट्रल क्या है? अगर फ्रॉग ऐसे बैठा हुआ है ना बेटा, जैसे ये यहाँ पे बैठा हुआ है धरती पे, तो फ्रॉग की जो बॉडी तुम्हें ऊपर से दिख रही है ना बेटा, वो बॉडी उसकी होती है डॉर्सल साइड। और जो फ्रॉग के टांगे ग्राउंड की तरफ है ना, तो इसका ग्राउंड वाला साइड, इसका पेट वाला साइड, ये वाला साइड होता है इसका वेंट्रल साइड। समझ में आ रही है बेटा? तो फ्रॉग जो ऐसे बैठा हुआ है, ऊपर से जो तुम्हें फ्रॉग की बॉडी नजर आ रही है वो तुम्हारी फ्रॉग की डॉर्सल साइड होती है। नीचे से जो बेटा फ्रॉग तुम्हें दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा है, धरती की तरफ है, वो उसकी वेंट्रल साइड होती है। तो एनसीईआरटी कहती है कि जो कलर होती है, कलर ऑफ बॉडी, फ्रॉग का बॉडी का जो कलर होता है मैम, डॉर्सली यानी कि डॉर्सल साइड से बेटा होता है ऑलिव ग्रीन। ऑलिव ग्रीन मतलब काफी डार्क बेटा, एक ग्रीन कलर का ये होता है।
और बेटा वेंट्रली, यहां पे थोड़ा स्पेस रखना, मैं लिखूंगी एक पॉइंट। और वेंट्रली जो होता है ना मैम, पेल येलो कलर का होता है। पेल मतलब बहुत ही हल्का येलो रंग, बहुत ही हल्का येलो रंग, ठीक है। और जब आप बेटा इसके डॉर्सल साइड को देखोगे, जिसको आप ऑलिव ग्रीन बोल रहे हो, तो सिर्फ ऑलिव ग्रीन का नहीं होता, अभी आपको मैं बना के बताऊंगी। इसके डॉर्सल साइड पे पैचेस दिखते हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ ड्रॉ कर दिया है, कुछ कलाकारी कर दी है। कुछ पैचेस नजर आते हैं डार्क रंग के, कोई परफेक्ट शेप नहीं है, इरेग्युलर होते हैं बेटा। कोई ऐसा नहीं है कि गोल ही होगा, लंबा ही होगा, नहीं, डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स होते हैं बेटा इसके डॉर्सल साइड पे, विद डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स, विद डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स। जरा इसको बेटा इस डायग्राम में करने की कोशिश करें। देखो पहले तो मैं इसको पूरा रंग दे रही हूं बेटा फ्रॉक को, और फिर मैं आपको दिखाती हूं डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स इनके। ऑलिव ग्रीन भी दिखाती हूं, पेल येलो भी दिखाती हूं, डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स भी दिखाती हूं। चलो, आप चाहो तो बेटा बना सकते हो, बल्कि बनाओ बेटा, क्लास में बैठे हो तो टाइम पास करने के लिए थोड़ी बैठे हो, कितना समय लगता है बनाने में। बनाओगे तो चीजें लर्न भी हो जाएगी। हमारे खाते पीते घर का फ्रॉक बना है, एकदम मोटा तंदुरुस्त। अब देखो बनाते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब देखना बेटा, मैं इसकी बॉडी के ऊपर थोड़े से पहले डॉर्सल साइड पे बनाती हूं। इस तरीके के आपको स्पॉट्स नजर आएंगे, इस तरीके के आपको स्पॉट्स नजर आएंगे डॉर्सल साइड पे, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो आपको उसकी डॉर्सल साइड देख के ही समझ में आ जाएगी कि भैया ये इसकी डॉर्सल साइड है, विद डार्क ऑलिव ग्रीन कलर, विद सम इरेग्युलर पैचेस। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस एवरीवन। इसको भी रंग दे देते हैं। मैंने कोशिश की है जल्दी से डायग्राम बना लें आपके लिए। इधर पे भी कुछ स्पॉट्स दिखा देते हैं, इधर पे भी कुछ स्पॉट्स दिखा देते हैं, इधर पे भी कुछ स्पॉट्स दिखा देते हैं, है ना। डॉर्सल साइड इज बेटा डार्क ऑलिव विद इरेगुलर पैचेस। और अगर आप इसका वेंट्रल साइड देखना चाहोगे तो वेंट्रल साइड, मैं यहां पे तो बेटा उतना क्लियरली नहीं दिखा पाऊंगी, है ना, इस कलर के बीच में, बट वेंट्रल साइड कुछ ऐसे पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। अब मैं इसका पेट इसमें बेटा दिखा नहीं पा रही हूं उतने अच्छे से, बट वेंट्रल साइड से इसकी बॉडी जो होती है स्लाइटली पेल येलोइश कलर की होती है। एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा और अच्छे से दिख जाएगा पेल येलो कलर, मैं इतना ही दिखा पा रही हूं, आप इतने से समझ जाना कि पेट वाला जो साइड होता है बेटा वो थोड़ा सा पेल येलो कलर का होता है। यस आशिमा बेटा धन्यवाद। मैं थोड़ा इसका पेट बेटा दिखा नहीं पाई, लेकिन आप इसका पेट यहां पे देख सकते हो। ये इन्होंने ना थोड़ा पेट बनाने की जगह रखी है, मैंने पेट थोड़ा सा ना बनाने की हाथ को पहले बना दिया, बट आपको ये दिख रहा है ये जो पेट वाला साइड है ये थोड़ा पेल येलो कलर का होता है। यस यस, इस पे भी थोड़े स्पॉट्स बना देते हैं। आगे बेटा अब इनकी और बातें करते हैं। जितने लोगों को ये माउस लग रहा था, पता नहीं कौन सी साइंस पढ़ते हैं, कि पूंछ भी नहीं नजर आई। अरे भाई तुम तो लेमार्क वाली बात कर रहे हो। पूंछ बनाई थी मैंने, जो तुम्हें बेटा माउस नजर आ रहा था ये। चलो ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। कलर की हमने बात कर ली, कलर की हमने बात कर ली, फिर बेटा बात करते हैं इसकी स्किन की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा स्किन, तो मैं स्किन को स्टार मार्क कर रही हूं।
स्किन को मैं स्टार मार्क कर रही हूं, मैं आंखें बनाऊंगी इसके, मैं इसको आंखें दूंगी बेटा, चिंता मत करो, ठीक है बेटा। मैं इसकी स्किन की अगर बात करूं, कभी आपने, एनसीईआरटी भी ऐसे ही कहती है, हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ फ्रॉग, या कभी बेटा गलती से आपका पैर पड़ा है बेटा फ्रॉग के ऊपर? हाँ, क्या आपका कभी गलती से पैर पड़ा है फ्रॉग के ऊपर, पच करके आवाज आएगी, या कभी छुआ हो बाई चांस, बचपन में खेला हो, बड़ी चिपचिपी सी स्किन होती है, स्मूथ स्लिपरी। आप ना इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, कभी अगर आपने गलती से, आप कहोगे मैम हमने कहा लिजर्ड को पकड़ा है, लिजर्ड को और अगर फ्रॉग को कंपेयर करोगे ना, इनकी स्किन जो होती है बड़ी अलग होती है। लिजर्ड को इमेजिन तो कर पाते हो ना, तुम्हारे आसपास रहती तो है। लिजर्ड की जो स्किन होती है कितनी ड्राई है, एकदम ड्राई, बिल्कुल ड्राई। लेकिन आप जब फ्रॉग की स्किन देखते हो, बड़ी ही मॉइस्ट होती है, गीली होती है और चिपचिपी होती है बेटा, स्लिपरी, म्यूकस, क्योंकि म्यूकस के ग्लैंड्स होते हैं। आपने ह्यूमन बॉडी में भी बेटा म्यूकस ग्लैंड्स पढ़े हैं ना, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स, एक सिंगल सेल एक्टिंग एज अ ग्लैंड, आपने पढ़े हैं ना यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स। तो वैसे ही हमारे पास भी होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, इनके पास भी बेटा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जिससे उनकी स्किन जो है बिल्कुल चिपचिपी और म्यूकसी रहती है। स्किन इज बेटा मॉइस्ट, स्मूथ। स्मूथ का मतलब है भाई ऐसा नहीं लगेगा कि कोई रफ 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 नहीं लगेगा, जैसे लिजर्ड का छू के देखोगे तो रफ लगेगा, है ना, इनकी रफ नहीं होती है, स्मूथ। और मैंने क्या कहा, स्लिपरी। और बेटा मैंने क्या कहा, स्लिपरी। और मैंने स्लिपरी होने का कारण भी आपको बताया। स्लिपरी क्यों है मैम? हैज अ लॉट ऑफ म्यूकस, और ये म्यूकस उसके स्किन को बेटा चिपचिपा बना देता है, ठीक है, चिपचिपा बना देता है, ठीक है, हाँ या ना? क्लियर है बेटा यहां तक की बात? क्लियर है बेटा यहां तक की बात? भाई तुम्हें पता है इसकी स्किन को हमेशा मॉइस्ट रखना जरूरी भी होता है, तभी तो ये पानी के थोड़ा आसपास रहना भी पसंद करते हैं। और स्किन हमेशा गीली होनी चाहिए इनकी, स्किन हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए इनकी। आगे आप पढ़ोगे, फ्रॉग एक ऐसा बेटा एनिमल है जो अपने स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है, और ये जो स्किन मॉइस्ट है ना बेटा, गीली जो है ना, यही इसके इजी डिफ्यूजन में हेल्प करती है गैसेस को। अगर नहीं होगी तो डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा इसके स्किन के थ्रू। और ये कितनी सारी तरीके से रेस्पिरेशन करता है, ये अपने स्किन से भी रेस्पायर करता है, ये अपने बेटा बकल कैविटी, बकोफैरिंग से भी रेस्पायर करता है, ये अपने बेटा लंग से भी रेस्पायर करता है। तो भाई स्किन को गीला होना चाहिए, ड्राई नहीं हो सकती है। ड्राई हो जाएगी तो समस्या आ जाएगी, स्किन वाली रेस्पिरेशन ये कर नहीं पाएगी। तो भाई व्हाई इट इज ऑलवेज मॉइस्ट? बिकॉज बेटा ये इसको सप्लीमेंट करती है, हेल्प करती है फॉर रेस्पिरेशन। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये कभी पानी पीते नहीं हैं, क्योंकि ये स्किन के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दे डोंट ड्रिंक, या फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे नेवर ड्रिंक वाटर, दे ओनली एब्जॉर्ब इट विद देयर स्किन। कमाल है ना? यस, स्किन में ही मैं आगे बेटा एक पॉइंट लिख रही हूं, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर, फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर but absorbs through skin, but absorbs through skin। ठीक है, डन 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 कर लो। मैं इसकी थोड़ी आंखें भी बना देती हूं बेटा। अच्छा, फ्रॉग की आंखें बेटा कैसी होती है? थोड़ी बाहर को निकली हुई होती है या नहीं? फ्रॉग की जो आंखें होती है थोड़ी बाहर को निकली हुई होती है। कहीं, वैसे तो बॉडी शेमिंग करनी नहीं चाहिए बेटा, बहुत ही गलत बात होती है ना। इसकी आंखें थोड़ी बल्ज्ड आउट होती है, बोलते हैं बल्ज्ड आउट। बल्ज मतलब एक ऐसा उभरा हुआ स्ट्रक्चर, तभी तो हमने ये उभरा हुआ बनाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, ये इन भाई साहब की आंखें हैं। अब ये भाई साहब है या बहन जी बेटा, वो तो बाद की बात है, अभी हमें नहीं पता है। ये इनकी आई है बेटा, ठीक है, ये इनका बेटा, यहीं पे मैं लेबलिंग कर दे रही हूं, ये इनका डॉर्सल साइड है ना। ये इनका बेटा यहां पे बेटा माउथ होगा, एकदम माउथ, दिस इज द माउथ। ये बेटा इनके आगे के लिम्स हैं, इसीलिए इन्हें फोरलिम बोलते हैं। ये बेटा पैर हैं, इन्हें हाइंड लिम्स बोलते हैं। अभी तो बेटा फोरलिम हाइंड लिम को मैं बताऊंगी डिटेल में, इसमें और भी चीजें बनाना बाकी है, ठीक है।
और ये इसका वेंट्रल पार्ट है, इसको लेबल कर लो। फिर मैं एक बारी नेक्स्ट पेज में बेटा आगे कंटिन्यू करके इसके बारे में कुछ बातें बताती हूं। यस, कह रहे ऊपर देख रही है ये। हाँ देवेश बेटा तूने बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला बेटा, सुनियो का फेस। हाँ हाँ ये तो तुम कह सकते हो। एक कार्टून आता था, अगर तुम लोगों ने देखा हो, डोरेमोन। डोरेमोन में एक कैरेक्टर है वो सुनियो। सुनियो का मुंह भी एकदम ऐसे होता है बेटा, तो ये बिल्कुल सुनियो का मुंह लग रहा है। अगर किसी ने वो कार्टून देखा है तो उसको पता होगा, उस कार्टून कैरेक्टर का मुंह भी बिल्कुल ऐसा है, पॉइंटेड। बेटा डन हो गया? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन। अब आंखों के बारे में भी बेटा एक बार लिख लेते हैं कि इनके पास एक पेयर आंखें होती है जो बल्ज्ड होती है। और जैसे बेटा हमारी आंखें, अगर तुमने ह्यूमन स्केलेटन देखा है तो ह्यूमन स्केलेटन जैसे हमारी बेटा, हमारी आंखें, हमारी स्कल में यहाँ पे गड्ढे होते हैं ना। स्केलेटन देखा है ना तुमने? स्केलेटन लैब्स में भी तो रखे हुए होते हैं। तो आंखों में जो गड्ढा होता है, ऑर्बिट बोलते हैं उसे, ऑर्बिट। ये जो स्कल में जो स्पेस होता है, आंखों में गड्ढा नहीं, आंखों में जो ये स्कल में आपकी जो स्कल है, आपका जो ये स्कल है, ये जो आपका स्कल के अंदर जो ये कैविटीज होती है बेटा, गड्ढे होते हैं, इन्हें बोलते हैं ऑर्बिट ऑफ द स्कल। तो इस ऑर्बिट के अंदर तुम्हारी आंखें प्रेजेंट है, वैसे ही बेटा इनके भी ऑर्बिट के अंदर बेटा इनकी आंखें प्रेजेंट होती है जो बल्ज्ड आउट होती है। लिखे बेटा फिर इनकी आंखों के बारे में। यस, सो दे हैव a pair of eyes present within orbit of skull। आगे जब आप बेटा फ्रॉग को ही पढ़ोगे सेंसरी स्ट्रक्चर में तो वहां पे भी मेंशन्ड है कि ऑर्बिट्स मतलब वो स्पेस होती है बेटा। ऑर्बिट मतलब स्कल के अंदर जो वो स्पेस होती है ना, उसको बोला जाता है ऑर्बिट। और मैम पानी के अंदर ये आसानी से स्विम कर पाए तो आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए अंडर वाटर आंखों के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे बोला जाता है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अनुराग बेटा बिल्कुल सही। क्या हमारे पास, रिदिमा बेटा धन्यवाद, क्या हमारे पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है? एक बारी कोई मुझे बताएगा क्या? क्या बोला बेटा मैंने? टू प्रोटेक्ट देयर eyes underwater they have निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो आई को कवर करती है। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि हमारे पास रिड्यूस्ड होती है, रूडिमेंट्री, किसी बच्चे ने तो कहा है। हाँ बेटा तुम्हें पता है तुम्हारी आंखों के कोने में, हाँ जो नो लिख रहे हैं वो नो नहीं, जब तुम्हारी आंखों के कोने में बेटा तुम आंखें बनाते हो ना ह्यूमन आई, तो तुम्हारी आंखों के कोने में यहां पे एक रेड कलर का टिश्यू दिखता है तुम्हें, ऐसे रेड कलर का कोनों में, आंखों की कोने में, है ना? है बट रिड्यूस्ड है। यस, ये जो कोने में तुम्हें लाल कलर का बेटा, ये जो कोने में दिखता है ना तुम्हारी आंखों पे, वो एक्चुअल में रिड्यूस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। अब बेटा हम इवॉल्व हो गए ना कि तुम अभी भी फ्रॉग हो, हाँ इवॉल्व हो चुके हो ना कि फ्रॉग की तरह पानी में जा रहे हो, नहीं ना? तो हमारी जो ये कोने में होती है ना बेटा, ये हमारी रिड्यूस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। अभी हमारे काम की नहीं है बेटा, है ना? इसे इसका नाम भी होता है बट कोई जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल काम की नहीं है तुम्हारे। मैंने तो तुमसे बस पूछा कि भाई फ्रॉग में है तो भाई इवॉल्व हो गए ना हम तो फ्रॉग से ज्यादा इवॉल्व हो गए। वी राइट नाउ वी हैव अ वेरी रिड्यूस्ड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एट द कॉर्नर ऑफ द आई, है ना? टू प्रोटेक्ट अंडर वाटर दे हैव अ कवरिंग ओवर इट नोन एज, बिल्कुल पॉइंट वाइज बेटा चीजों को लिखो, एक भी पॉइंट छूटेगा भी नहीं। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है मैम। इनकी आंखों के पास, जैसे हमारे तो बेटा ईयर पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर। हम जब ईयर पढ़ाते थे ना बेटा, तो हम पढ़ाते थे, अब तो बेटा डिलीट हो चुका है तुम्हारे सिलेबस में से। हम पहले बोलते थे हमारी एक्सटर्नल ईयर, फिर मिडल ईयर, फिर इंटरनल ईयर होती है, फिर एक्सटर्नल ईयर में हम पढ़ाते थे ईयर पिन्ना होती है ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है। अब तुम्हारे सिलेबस में से हट चुका है वो। ये ईयर पिन्ना
आप देखोगे खास, ये सिर्फ किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मैमल्स का। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? मैमल्स का। ऐसा कान जो तुम्हें ये बाहर से ईयर पिन्ना दिख रहा है, भाई तुम इमेजिन करो तुम्हारे घर के बाहर एक कबूतर आया है और कबूतर के ऐसे कान है, सोचते ही हंसी आ जाएगी। ऐसा ईयर पिन्ना सोचते ही हंसी आ जाएगी, कबूतर के ऐसे कान है। या फ्रॉग कल को तुमने देखा, अरे भाई फ्रॉग के ऐसे कान है, इमेजिन करते ही हंसी आती है, क्योंकि होते ही नहीं है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लेकिन मैम बिहाइंड देयर आई के पीछे एक स्किन का फोल्ड होता है बेटा, जिस स्किन के फोल्ड को बोला जाता है टिम्पैनम। टिम्पैनम इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बेटा फ्रॉग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फ्रॉग। आपको मैं एक डायग्राम में दिखाऊं, देखो मैं लेके आई थी एक, इसको मत देखना अभी, ठीक है। आपको ये नजर आ रहा है, ये इसका टिम्पैनम है, ये इसका टिम्पैनम है, जस्ट आंख के पीछे देखो, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये टिम्पैनम होता है, अ फोल्ड ऑफ स्किन बिहाइंड देयर आई, दिस इज कॉल्ड एज अ टिम्पैनम। साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करता है और इंटरनल ईयर के साथ में बेटा मिलके, ये आप आगे देखोगे कि ये सेंसरी स्ट्रक्चर की तरह कैसे काम कर रहा है, वो हम आगे लिखेंगे, बट यहां पे हम लिखेंगे बिहाइंड the eyes, behind the eyes, a membranous fold, membranous fold called as tympanum is present. Tympanum is present to receive the sound vibrations. साउंड वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए बेटा, हमारी भी तो एक्सटर्नल जो हम ईयर पिना बोलते हैं, सारे साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करती है और फिर अंदर की तरफ इसे भेजती है ना, टू रिसीव द साउंड वाइब्रेशंस, है ना। फ्रॉग को देखकर रोना क्यों आ गया? अब बेटा देखो, जैसे हमारे भी अपर लिप के ऊपर हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रल्स हैं, वैसे ही बेटा